हेलो। 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 गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग बच्चों। क्या हाल हैं? ऑल इज वेल। हेलो। आपको आवाज आ रही है मेरे बच्चों? क्या हुआ भाई? हेलो। हाँ बच्चों, क्या हाल है? हैं? आवाज नहीं आ रही क्या मेरी? क्या दिक्कत है भाई? आज हम असाइनमेंट नंबर 4 डिस्कस करेंगे। मैं चेक कर रहा हूँ आपको मेरी आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है। असाइनमेंट नंबर 4 बेस्ड ऑन एन फैक्टर। क्या दिक्कत है भाई? ये क्या है? एनी प्रॉब्लम? सब कुछ ऑन है भाई। बच्चों आपको आवाज आ रही है? चेक करो। आपको मेरी आवाज आ रही है क्या? कुछ गड़बड़ है क्या? कि बच्चे ऐसे दिखा तो रहे हैं लेकिन समझ में नहीं आ रहा है। चैट बॉक्स पे कुछ नहीं आ रहा है भाई। क्या लफड़ा है भाई? देखता हूँ क्या प्रॉब्लम है चैट बॉक्स। एक मिनट रिफ्रेश करके देखता हूँ इसको। बच्चों आवाज नहीं आ रही यार, एक मिनट इसको रिफ्रेश करता हूँ मैं। चेक करो बच्चों, आवाज आ रही है क्या? हाँ आवाज आई। अरे बाप रे। चलो, एवरीथिंग इज ओके। आवाज आ रही है? आ गई, चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। रिफ्रेश करना पड़ा मुझे, कुछ प्रॉब्लम हो रही थी। चलो ठीक है। तो आपने असाइनमेंट सॉल्व किया बच्चों? असाइनमेंट नंबर 3 है, सॉरी यार, सॉरी 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 सॉरी। असाइनमेंट नंबर 3 है ना? आज मैंने कितने किलोमीटर रनिंग की? 13 किलोमीटर। आज 13 किलोमीटर रनिंग की। टाइम कम हो गया था एक्चुअल में, मेरे पास टाइम कम पड़ गया था क्योंकि मुझे क्लास लेनी थी। एक क्लास थी मेरी एक्चुअल में रनिंग के बाद, तो इसलिए आज कम की मैंने, ठीक है। चलो बच्चों आगे बताओ फटाफट। असाइनमेंट नंबर 3 में कोई दिक्कत? हाँ। ये एक क्वेश्चन को बार बार मत पूछा करो यार, मैं इरिटेट होता हूँ। शीट देंगे बोल तो दिया, शीट दे देंगे, क्यों परेशान कर रहे हो बार बार भाई? शीट देंगे क्या, शीट देंगे क्या, शीट देंगे क्या? अरे बोल दिया एक बार शीट दे देंगे, पहले थ्योरी कुछ तो कवर हो। प्रॉब्लम सॉल्व करने के लायक हो नहीं, फिर बोल रहे हो शीट दो सर, फिर सॉल्व होंगी नहीं, फिर परेशान होगे। नहीं, तो क्या मतलब है उसका? जब बोल दिया एक बार के शीट दे देंगे दे देंगे, तो परेशान क्यों हो रहे हो भाई? ठीक है। चलो बच्चों, तो
इसके अंदर ये सारे क्वेश्चन इजी हैं, मेरे ख्याल से सारे क्वेश्चन एक बार में ही आ जाने चाहिए, बट देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में तो कोई दिक्कत आएगा ही नहीं किसी को। क्वेश्चन नंबर 1 फटाफट बोलो बच्चों आराम से। क्वेश्चन नंबर 1 में कोई दिक्कत कोई आनी ही नहीं चाहिए, इसमें डाउट आने का मतलब समझदार है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 2 में थोड़ी दिक्कत हो सकती है किसी बच्चे को। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 आपको 1 के सेकंड का जी नहीं आया है, भगवान सेकंड का जी चेक कर लेते हैं। ओके, मैं लिख लेता हूं एक बार। सेकंड का एक बच्चा पूछ रहा है, अरे भैया क्लियर पूछो पहले, एक मिनट, 1 बाय 1, मैं बाद में दोबारा किसी का डाउट नहीं लूंगा। क्वेश्चन नंबर 1 में तो कोई डाउट नहीं है, इसको क्लोज कर रहा हूं मैं। क्वेश्चन 1 में तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं है, चलो ये तो क्रॉस हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 पे आओ। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर बेटा नया पेज ले लेता हूं मैं, तो हटाओ। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिक्कत आ रही है देखें बच्चों का। एक आ रहा है, कौन सा नहीं आया, बी नहीं आया, ओके। ई भी नहीं आया, ओके। ई तो लिख दिया मैंने, जी नहीं आया, चलो ठीक है। इतने सारे नहीं आए तो पढ़ाई कर रहे हो कि मजाक कर रहे हो? इतने सारे नहीं आने का मतलब दिक्कत है। तो चलो कोई नहीं, फटाफट देख लेते हैं, देख लेते हैं, चेक करते हैं बच्चों। बी थोड़ा सा डिफिकल्ट था। बी पार्ट को पहले बता रहा हूं बेटा, ये थोड़ा सोचना था आपको कि इस रिएक्शन में, चेक करो यही क्वेश्चन है, KMnO4, जिनको आ गया वो भी सुन ले, कोई दिक्कत नहीं है। KMnO4 K2MnO4 प्लस MnO2 प्लस O2, यही क्वेश्चन है बच्चों, यही क्वेश्चन है, राइट। तो इस क्वेश्चन में बैलेंस तो करोगे ना यार, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है बेटा, इसमें Mn+7 में है, ठीक है, इसमें Mn+6 में, और Mn इसके अंदर +4 में जा रहा है, तो इसको आपको बैलेंस तो करना पड़ेगा ना, कम से कम Mn को तो बैलेंस करोगे आप। तो आप इस रिएक्शन को पहले बैलेंस करो, और बैलेंस करने के बाद चेक कर लो आराम से, ये आई थिंक रिएक्शन भी पूरा बैलेंस है ये, मस्त। तो क्या हो रहा है बेटा इस प्रॉब्लम के अंदर, 2 मोल Mn, चैट पे फालतू न मत लिखो बिल्कुल, चैट फालतू चीजें मत लिखो चैट पे बेटा, है ना। चलो मैं चैट बॉक्स ही बंद कर देता हूं ना। तो अपन अब, मैंने डाउट तो वैसे भी ले लिए हैं आपके, तो आराम से देखिए, है ना। चैट पे फालतू लिखोगे दिक्कत कर दूंगा बेटा आप लोगों को, है ना। फालतू मत लिखा करो चैट पे। अब सुनो आराम से, इसके अंदर बेटा क्या हो रहा है, 2 मोल जो Mn है +7 में है, उसमें से क्या हो रहा है, 1 मोल जो Mn है वो Mn +7 से +6 में जा रहा है। तो इसका मतलब 1 मोल Mn तो इसमें जा रहा है, और 1 मोल जो Mn है बेटा वो कन्वर्ट हो रहा है बच्चों Mn4+ में। आप बोलोगे यस सर ये रहा। तो यहां पर इसने 1 मोल इलेक्ट्रॉन गेन किया, और यहां पर इसने 3 मोल्स इलेक्ट्रॉन गेन किया। आप बोलोगे ठीक है सर, तो टोटल 2 मोल्स, यहां तो इसने 1 मोल इलेक्ट्रॉन गेन किया, चेंज देख लो मेरे प्यारे बच्चों, तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन गेन किया है। इसमें इसने कितना है चेक करो, +7 से +4, 3 मोल्स इलेक्ट्रॉन गेन किया है। तो 2 मोल Mn जो दे रखा है आपको, जो +7 में है, ऐसे बोल लीजिए 2 मोल KMnO4, ऐसे बोल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। गेन 4 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, 4 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, बस। आप जानते हैं एन फैक्टर 1 मोल पर डिसाइड होता है, तो 1 मोल KMnO4 गेन 2 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इसका एन फैक्टर इस रिएक्शन के अंदर कितना हो जाएगा बेटा, 2 हो जाएगा। डिफरेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, Mn सीधा सीधा एक नंबर पे नहीं जा रहा है, Mn यहाँ पे रिड्यूस अलग तरीके से हो रहा है, और यहाँ पे रिड्यूस अलग तरीके से हो रहा है। तो आपको रिएक्शन को बैलेंस करके बताना पड़ेगा कि टोटल 2 मोल Mn या KMnO4 किस तरीके से रिड्यूस हो रहा है। सो नाइस क्वेश्चन। तो अगर किसी बच्चे को नहीं आया फर्स्ट अटेम्प्ट में तो कोई बात नहीं, है ना। फिर किसी बच्चे ने इसके अंदर मेरे से ई पार्ट पूछ लिया है, तो ई पार्ट भी मैं लिख देता हूं आपके लिए। ई पार्ट के अंदर बेटा आर्सेनिक का सल्फाइड है, ओके। ये रिएक्ट कर रहा है AS2S3, ये रिएक्ट कर रहा है बेटा MnNO3 ट्वाइस
प्लस K2CO3 में, तो ये भी ठीक है। अब ये किस में कन्वर्ट हो रहा है बेटा, ये कन्वर्ट हो रहा है K3ASO4 प्लस K2SO4 प्लस K2MnO4, बहुत सारे दे रखे हैं आपको, प्लस NO प्लस CO2, इस तरीके से दे रखे हैं बच्चों, ठीक है ना। अब इसमें आपको दो रिएक्टेंट अंडरलाइन कर रखे थे बेटा, एक तो ये अंडरलाइन कर रखा है और ये अंडरलाइन कर रखा है। आप बोलोगे हाँ अंडरलाइन तो दो हो रहे हैं सर इसके अंदर। अब मुझे दोनों के एन फैक्टर निकालने हैं, तो जब इनके एन फैक्टर निकालोगे तो पहले तो ये दो रिएक्टेंट हैं, तीसरा रिएक्टेंट ये दे रखा है आपको, अब इन दोनों के नीचे अंडरलाइन कर रखा है, आप आराम से देख लीजिए। तो अब इन दोनों को अगर अंडरलाइन कर रखा है तो इसका एन फैक्टर देखो, इसमें Mn किस स्टेट में है, तो इसके अंदर Mn तो जो है आपको दिख रहा है +2 स्टेट में है। ओके फाइन। अब इसमें हो क्या रहा है कि Mn जो है नाइट्रेट आयन है, ओके, और ये कन्वर्ट हो रहा है K2S। दोनों के लिए निकाल लेते हैं 1 बाय 1 आराम से, थोड़ा सा टाइम लगता है ऐसे क्वेश्चन में। जैसे यहां देखो बेटा, सल्फर है -2, आर्सेनिक है +3, सल्फर यहां आर्सेनिक क्या जा रहा है बेटा +5, और चेक कर लें सल्फर है बेटा यहां +6। तो आर्सेनिक तो जो है वो ऑक्सीडाइज हो रहा है, आराम से देख लीजिए, और सल्फर भी ऑक्सीडाइज हो रहा है। तो इसका जब एन फैक्टर निकालोगे तो पहले आर्सेनिक के लिए चेंज देखना बहुत प्यार से, +3 से +5 में जा रहा है बेटा, चेंज है 2, 2 इंटू 2 करना पड़ेगा। आप बोलोगे 2 इंटू 2 क्यों कर रहे हो, बिकॉज 1 मोल दिस कंपाउंड कंटेन्स 2 मोल्स ऑफ आर्सेनिक, ठीक है। प्लस अब सल्फर भी ऑक्सीडाइज हो रहा है बेटा, ये कहां जा रहा है -2 से +6, तो इसका चेंज कितने का है 8, 8 इंटू, अब सोचो अपन क्या करेंगे, 8 इंटू 3 करेंगे, वाई, बिकॉज 1 मोल दिस कंपाउंड कंटेन्स 3 मोल्स ऑफ सल्फर एटम्स। तो यहां पर 8 इंटू 3 कर दोगे तो ये कितना हो जाएगा 24 + 4, 28 इसका एन फैक्टर आएगा। तो इसका एन फैक्टर आ गया 28, ठीक है। तो इसका एन फैक्टर फर्स्ट क्लास 28 हो गया है। अब इसके अलावा एक का और निकालना है शायद एन फैक्टर, और वो है MnNO3 ट्वाइस का निकालना है मेरे बच्चों। तो MnNO3 ट्वाइस का अगर एन फैक्टर निकालना है तो आपको इसमें नंबर चेक करने पड़ेंगे। यहां Mn का जो नंबर है वो है +2, नाइट्रेट आयन में मेरे बच्चों, नाइट्रेट आयन में n का नंबर होता है +5, यहां पर ये नंबर जा रहा है +2 में, आराम से देख लीजिए, और यहां नंबर जा रहा है +6 में। तो Mn बेटा +2 से +6 में जा रहा है, आराम से देखिए। तो ये Mn जब +2 से +6 में जाएगा तो 4 मोल इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है, कितने रिलीज कर रहा है 4 मोल इलेक्ट्रॉन्स रिलीज कर रहा है, ठीक है। तो इसको मैंने लिखा 4, लेकिन ध्यान रखना अब जो नाइट्रेट आयन है उसमें N+5 से कहां जा रहा है +2 में जा रहा है, तो Mn का तो नंबर इंक्रीज हो रहा है, आराम से देखिए, और नाइट्रोजन का जो नंबर है वो डिक्रीज हो रहा है। थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, थोड़ा नहीं बहुत डिफिकल्ट है, बिलो एवरेज बच्चों के लिए तो बहुत डिफिकल्ट पड़ता है ऐसा क्वेश्चन। तो ये इनफैक्ट एवरेज बच्चों को भी बहुत दिक्कत आती है इस क्वेश्चन के अंदर। तो Mn का नंबर +2 से +6 जा रहा है, इंक्रीज हो रहा है, N+5 से +2 में जा रहा है, लिख देता हूं मैं आपके लिए आराम से, N+5 में। तो नेट ये सब्सटेंस कितने मोल इलेक्ट्रॉन या रिलीज करेगा, आप जानते हैं एन फैक्टर तो पॉजिटिव वैल्यू होती है, तो मैं इसको मोड ले लेता हूं, 4 चेंज तो इसमें हो गया। आप बोलोगे ठीक है सर, अब नाइट्रेट आयन का चेंज है +5 से +2, तो ये चेंज हुआ, ये रिड्यूस हो रहा है बेटा। तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन में से मैं बोल रहा हूं ये इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है, तो ये गेन कर रहा है, तो मैं रिलीज को पॉजिटिव ले रहा हूं मान लीजिए, तो रिड्यूस होने को मैं नेगेटिव ले लूंगा, तो ये चेंज नेगेटिव है, +5 से +2 जा रहा है, तो चेंज हुआ 3 का, 3 इंटू 1 मोल दिस कंपाउंड कंटेन्स 2 मोल्स ऑफ नाइट्रोजन एटम, तो इसका एन फैक्टर कितना आएगा 2 आएगा। तो ये क्वेश्चन डिफिकल्ट था, तो अगर बच्चों को मान लो नहीं आया है तो कोई बात नहीं, अब आप सीख लीजिए। तो ई पार्ट इज ए वेरी 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 गुड प्रॉब्लम, बहुत ही अच्छा प्रॉब्लम है। तो ये अगर आपको आता है तो बहुत बढ़िया, जिन बच्चों को एक बार में ये आ गया तो मैं बोलूंगा वो एकदम सही सीख रहे हैं, बहुत बढ़िया, गॉड ब्लेस यू जो एक बार में सीख रहे हैं। और जिनको अगर मान लीजिए एक बार में नहीं आया और अब मैंने बोला और अब भी समझ में आ गया तो काम चल जाएगा, ठीक है ना, ठीक है। सर इसमें क्या बैलेंस क्यों नहीं किया, अरे बैलेंस जो जिनका एन फैक्टर पूछ रहा है उसको लिख तो रहा हूं मैं, और क्या चाहिए इसके अंदर। बैलेंस करने की जरूरत तब होती है जब आपको ये मालूम नहीं कि पार्शियल ऑक्सीडेशन हो रहा है कि रिडक्शन हो रहा है, इसलिए ये Mn का दिख तो रहा है क्लियर एकदम, Mn का 1 मोल इधर है 1 मोल इधर है,
इधर नाइट्रेट के 2 मोल है, यहां पर आप 2 मोल लेंगे तो मैं 2 मोल का चेंज ले तो रहा हूं भाई। कॉमन सेंस भी तो लगाओ कभी दुनिया में, रेडॉक्स के अंदर कॉमन सेंस भी लगाना होता है बेटा, है ना। आर्सेनिक का सल्फाइड है, सारा आर्सेनिक इसी के अंदर जा रहा है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर लेगा तो भी क्या होगा, मुझे यह मालूम है कि आर्सेनिक सल्फाइड के अंदर 2 मोल आर्सेनिक के एटम्स हैं, ये लीजिए 3 मोल सल्फर के एटम्स हैं, मुझे चेंज मालूम होना चाहिए बस। चेंज अगर मालूम है तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। माइनस क्यों किया है सर, ये देखो बेवकूफ ने एक और, ये टाइम पास कर रहा है बच्चा, कौन है ये, अनिकेत कुमार। बेटा टाइम पास कर रहा है क्या अनिकेत, लास्ट क्लास में भी अपन ने ऐसे प्रॉब्लम सॉल्व किए थे। एमएन ऑक्सीडाइज हो रहा है, नाइट्रोजन रिड्यूस हो रहा है, तो तेरे को लगता नहीं कि मेरे को चेंज के लिए इनको प्लस और माइनस करना चाहिए, इनको दोनों को ऐड तब करोगे जब दोनों ऑक्सीडाइज या रिड्यूस होंगे। इधर देख, टाइम पास करते हो यार ऑनलाइन के अंदर, इधर देख आराम से, यहां क्या हो रहा है बेटा, ये दोनों जगह दोनों एलिमेंट ऑक्सीडाइज हो रहे हैं। या तो मैं स्टैंडर्ड फिर आईआईटी के हिसाब से पढ़ाऊं, बस मैं डिफिकल्ट लेवल बंद करता हूं आपकी क्लास के अंदर, कोई सेंस नहीं आपको शीट देने का। अगर इस तरह का लेवल है आप लोगों का पढ़ने का तो कोई मतलब नहीं मेरे आपको प्रॉब्लम्स कराने का, ठीक है ना। टाइम पास कर रहे हैं बेसिकली, मैंने क्लास के अंदर इनसे इस तरह के प्रॉब्लम करवा रखे हैं आपको, उसके बाद पूछते हैं ये माइनस क्यों आया, ये प्लस क्यों आया। भैया तुम टाइम पास कर रहे हो बेटा, मेरे ख्याल से तुम लोग टाइम पास कर रहे हो, है ना। जब मैं क्लियर बोल रहा हूं यहां पर कि बेटा दोनों एलिमेंट ऑक्सीडाइज हो रहे हैं, हर एलिमेंट का ऑक्सीडेशन स्टेट आपको लिख के बता रहा हूं मैं, और यहां प्लस साइन है, तो लगता नहीं है जिस बच्चे ने पूछा है कि यहां पर दोनों एलिमेंट ऑक्सीडाइज हो रहे हैं, जबकि यहां पर इतना क्लियर लिखा हुआ है कि एन जो है वो रिड्यूस हो रहा है और एमएन ऑक्सीडाइज हो रहा है, इसलिए साइन उल्टा लिया है। अब समझ में आ गया कि अभी समझ में नहीं आया, बोलो बोलो जिसने पूछा था। क्यों भाई, जिस बच्चे ने पूछा था, अरे भाई जिस बच्चे ने पूछा था तेरे को समझ में आया क्या कि टाइम पास कर रहा है बेटा अभी भी, आ गया समझ में, तो कल क्यों नहीं आया तुझे समझ में, घर जाके रिवीजन नहीं करता है क्या ये अंकित कुमार झा, तुम पढ़ाई वढ़ाई नहीं करते हो क्या बेटा अंकित, क्यों भाई पढ़ाई नहीं करते हो क्या। जब पढ़ाई करते हो तो कंसंट्रेशन का लेवल तो रखा करो, स्क्रीन पे सब कुछ लिखा हुआ है, फिर पूछ रहे हो माइनस क्यों किया, तो फिर ये भी पूछ लो प्लस क्यों किया, तुम बताओ ये प्लस क्यों किया, लिखो प्लस क्यों किया। भाई तुम्हें पता होना चाहिए ना, जब मैं सारी चीजें स्क्रीन पे लिख रहा हूं आपको, तो आपको लगता नहीं कि यार मुझे थोड़ा अकल भी लगानी चाहिए यहाँ पे, और लगवा खा रहा हूँ अकल, तो मैं लगा रहा हूँ, सब बता रहा हूँ प्लस क्यों आया है, एक एक का नंबर लिखा हुआ है यहाँ पे देखो, फिर बोलते हैं कि सर माइनस क्यों हुआ, माइनस इसलिए हो बेटा क्योंकि इन दोनों इस कंपाउंड के अंदर एक एलिमेंट रिड्यूस हो रहा है और एक एलिमेंट ऑक्सीडाइज हो रहा है, तो नेट ये कंपाउंड जब किसी और सब्सटेंस से रिएक्ट कर रहा है, उसका नाम है आर्सेनिक सल्फाइड, तो ये नेट कितने मोल्स इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, इसके लिए हमने यहां पर माइनस लगाया है। फिर ये पूछेगा मोड क्यों लिया है बच्चों, ये मोड क्यों लिया है, बताओ बताओ। हाँ वेरी गुड, एन फैक्टर नेगेटिव नहीं होता है, एन फैक्टर नेगेटिव नहीं होता है, पर आप लोगों ने प्रूव कर दिया कि ऑनलाइन के बच्चे ऑफलाइन के बच्चों का मुकाबला नहीं कर सकते हैं, आप खुद ही प्रूव कर रहे हो बेटा ये, ऑफलाइन में हमें हमारे बच्चों को ऐसे कोई प्रॉब्लम्स नहीं आते, फ्रैंकली स्पीकिंग, सच कड़वा होता है बट हकीकत यही है कि ऑनलाइन ऑफलाइन इसीलिए मैच नहीं कर पाते हैं क्योंकि इसमें हेट्रोजेनिटी बैच के अंदर सारे बच्चे होमोजीनियस नहीं होते हैं, उसकी वजह से बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है ऐसे बैचेस के अंदर, क्योंकि एक बच्चा एफर्ट नहीं लगाएगा तो पूरी क्लास का टाइम खराब करेगा वो, और सारे बच्चे अगर एफर्ट लगाएंगे तो फिर बैच में मजा आ जाता है पढ़ाने में, तो ये प्रॉब्लम है ऑफलाइन ऑनलाइन के अंदर, तो ये ड्रॉबैक है ऑनलाइन बैचेस का, बहुत बड़ा ड्रॉबैक है ये कि इसके अंदर हेट्रोजीनियस बैच होते हैं, ठीक है। नहीं बैड कोई नहीं होता है बेटा, दुनिया में सारे बच्चे अच्छे होते हैं मेरे लिए सारे बच्चे, लेकिन एफर्ट ही नहीं लगाएंगे, सुनने को तैयार नहीं है, स्क्रीन पे लिखा है सब कुछ, फिर क्या करूं मैं ऐसे बच्चों का, बताओ आप। चलो कोई बात नहीं, सीख जाएंगे धीरे धीरे। भैया मेरी क्लास में आओ तो रिवीजन करके आया करो, टाइम पास करने मत आया करो, है ना, रिवीजन करके आया करो क्लास के अंदर। ए हो गया बेटा, बी हो गया, ई हो गया, और देख लेते हैं अब कौन कौन से रह गए, जी और एच। जी कौन सा है बच्चों, एक बार चेक करना यार, मेरे तो देखने में बहुत दिक्कत आती है चश्मे से। जी बच्चों चेक करना है एक बार, है ना, मैं लिख रहा हूँ आप बता देना फिर, है ना। इसके अंदर जी जो लिखा हुआ है, ये 3Mn, ये लिखा हुआ है क्या बच्चों, 3Mn +7 में कन्वर्ट, किस में कन्वर्ट हो रहा है बेटा, ये
ये 2Mn2 प्लस प्लस Mn4 प्लस, बस यही क्वेश्चन है। चेक करना बेटा, यही क्वेश्चन है, यही क्वेश्चन है। अब ये क्वेश्चन पूछा किसने था पहले तो ये बताओ भाई, ये क्वेश्चन पूछा किसने था पहले तो ये पता लगेगा भाई। ये क्वेश्चन जो है ABCD बहुत सारे पार्ट हैं यार। यही क्वेश्चन है क्या बच्चों, एक बार चेक करना रे। यही है, अच्छा ठीक है, यही है ना, अच्छा ठीक है। मैंने पूछा था कौन है मेरा दोस्त ये, अंकित सिद्धार्थ। बेटा अंकित कहाँ डिफिकल्ट है, देखो आराम से देखो, Mn+7 में है, 3 मोल में से 2 मोल तो जा रहा है आपका किसमें, +2 में। तो आउट ऑफ 3 मोल 2 मोल Mn, ऐसे लिख लो बच्चों की तरह भाई। ये कहाँ जा रहा है बेटा, ये जा रहा है Mn2 प्लस में। तो इसने कितने मोल इलेक्ट्रॉन गेन करे बच्चों, जल्दी बताना, जल्दी बताओ, बताओ बताओ, इसमें कितने मोल इलेक्ट्रॉन गेन किए इसने। वेरी गुड, इसने मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन किए 10 मोल्स इलेक्ट्रॉन, वेरी नाइस। अब ये बताओ 1 मोल Mn+7 में जा रहा है, +7 से +4 में जा रहा है बच्चों। तो अगर ये +7 से +4 में जाएगा तो अब मुझे बताओ कि यहां पर इसने कितने इलेक्ट्रॉन गेन किए, 3 मोल इलेक्ट्रॉन, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। तो फिर आगे क्यों नहीं आया, तो इसने यहां पर 3 मोल्स इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं बेटा। तो टोटल बताओ 3 मोल्स Mn+7 में है, इसने कितने मोल इलेक्ट्रॉन गेन किए, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। 13 मोल्स इलेक्ट्रॉन गेन किए, इलेक्ट्रॉन्स गेन किए। तो 1 मोल Mn+7 में जो है वो कितने इलेक्ट्रॉन गेन करेगा बेटा, 13/3 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो क्या इसका एन फैक्टर 13/3 नहीं आ रहा है क्या, यही आंसर आ रहा है ना 13/3। तो फिर क्या दिक्कत आई बेटा, इसमें कहां डिफिकल्ट है यार, ये तो आसान है, बल्कि इससे तो हमारे उस पुराने वाले पिछले क्वेश्चन वाले बच्चे का डाउट ज्यादा अच्छा था। फिर तो ये तो ज्यादा इजी क्वेश्चन है, बल्कि मेरे ख्याल से ये तो ज्यादा इजी था भाई, आपको दे रखा था इसके अंदर, ये ज्यादा इजी था, बल्कि पिछला क्वेश्चन तो इससे बेटर था, काफी बेटर था इससे। अच्छा चलो कोई बात नहीं, अभी तो एक और रह गया, उसको भी देख लेते हैं बच्चों, है ना। एक कौन सा है यार ये, H लास्ट वाला, K4Fe CN6। चेक करना बेटा, मैं कुछ प्रोडक्ट सही तो लिख रहा हूं ना, Fe3 प्लस प्लस क्या क्या लिखा है बेटा, CO2 प्लस नाइट्रेट आयन, है ना, K4FeCN6 यही है ना, ठीक है। तो इसके अंदर अपने को सब कुछ देखना पड़ेगा। ओके, तो देखते हैं बच्चों आराम से। इसके अंदर पहले आराम से देखो, आयरन ये समझते हो आप, ये कंपाउंड पोटेशियम आयन हटाओगे मेरे बच्चों तो FeCN6 ये 4- होता है, मतलब इसमें Fe का जो नंबर है वो, और CN समझते हो, CN-1 होता है बेटा, है ना। तो यहां पर आयरन का जो नंबर है, जब आप आराम से देखोगे तो ये 4- आना चाहिए, इसका मतलब आयरन का नंबर +2 है यहाँ पर। CN- समझते हो मेरे बच्चों, CN- के अंदर आपको मालूम होना चाहिए कि कार्बन का नंबर बताओ, चलो सारे बच्चे जो बॉन्डिंग वॉन्डिंग सब पढ़ते हैं, 2। नाइट्रोजन का नंबर बताओ बेटा, नाइट्रोजन का नंबर, नाइट्रोजन का नंबर -3, वेरी गुड। तो आराम से लिख देते हैं, जिन बच्चों को मान लो बॉन्डिंग वॉन्डिंग कुछ नहीं आती है, +2 और ये -3। यहाँ Fe+3 में कार्बन का नंबर बताओ, कार्बन का नंबर +4, वेरी गुड। नाइट्रेट आयन में N का नंबर बताओ, नाइट्रेट आयन में N का नंबर, ये देखो 5 लिखा है, एक बच्चे ने 4 भी लिख दिया है, गलत बात, +5, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। तो अब यहां पर ये बेटा जो K4FeCN6 दे रखा है, इसके अंदर सबसे पहले हमें ये चेक करना पड़ेगा कि क्या सारे एलिमेंट ऑक्सीडाइज हो रहे हैं, Fe का नंबर बढ़ रहा है, कार्बन का नंबर इंक्रीज हो रहा है, और नाइट्रोजन का नंबर भी इंक्रीज हो रहा है, बहुत बढ़िया हो गया। तो जैसा एक बच्चे ने पूछा था कि उस क्वेश्चन में माइनस क्यों किया था, तो इसमें माइनस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सारे ऑक्सीडाइज हो रहे हैं बच्चों, यस और नो। तो हम सबके इलेक्ट्रॉन जो रिलीज करते जाएंगे एलिमेंट्स, उनको ऐड करते जाएंगे। तो सबसे पहले देखो, Fe+2 से कहां जा रहा है बेटा, Fe+3 में जा रहा है। तो इसने कितने मोल इलेक्ट्रॉन रिलीज किए, 1 प्लस। अब बेटा कार्बन को देखो, कार्बन जा रहा है मेरे बच्चों +2 से
+4, तो इसका चेंज कितने का हुआ? 2 का। तो 2 इंटू 6 करो, वेरी नाइस, ठीक है, 2 इंटू 6 कर देंगे। प्लस अब n का नंबर बताओ, -3 से कहां जा रहा है? +5। चेंज कितने का है मेरे बच्चों? 8 का है। अब 8 को भी मल्टीप्लाई किससे करना पड़ेगा? 1 मोल दिस कंपाउंड कंटेन्स 6 मोल ऑफ नाइट्रोजन एटम। तो ये तो बहुत बड़ा इनफेक्टर हो गया यार। 1 + 12 + 48, ओ माई गॉड, 61। कितने बच्चों ने सही सॉल्व किया था ये? कितने बच्चों ने एन फैक्टर सही निकाला था? ओ वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। देखो भाई बच्चों, एक बात मैं बहुत क्लियर बोल रहा हूं, मेरी क्लास में आओ तो मेहनत करना, नहीं करते कर सकते मेहनत तो मेरी क्लास में तो मत आओ भाई, बहुत सिंपल बोलता हूं मैं तो, है ना। मेरे को जरूरत नहीं भीड़ की, फालतू की भीड़ का, मुझे क्या बोलते हैं उसको, मुझे प्रदर्शनी नहीं लगानी है यहाँ पर, समझ रहे हैं आप। मैं 30-30 बच्चों के छोटे बैच भी पढ़ाता हूँ, जो टॉपर बच्चे उसमें से निकलते हैं आईआईटी जेईई में, जिनकी रैंक अंडर 500 या अंडर 100 या 50 में आती है, समझ रहे हैं आप। तो मुझे कोई शौक नहीं है जो बच्चे मेहनत नहीं करते उनको पढ़ाने का। तो जो मेहनत कर सकते हैं, जो रिवाइज करके हैं, वो मेरी क्लास में आओ, नहीं तो तुम्हें जो करना है वो करो, ठीक है ना। ओके, तो यहां पर बहुत सारे बच्चे मेहनत करने वाले हैं अपने बैच के अंदर, और जो कम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं वो करो बेटा, तो अच्छा रहेगा, आपकी लाइफ बनेगी। मैं आपको गाइड ही कर सकता हूं, आगे तो आपकी मर्जी पर डिपेंड करता है। बिना क्लास में रिवीजन करे मत आया करो। चलो आगे बढ़े। ये क्वेश्चन समझ में आया? 61 आंसर समझ में आया बच्चों? अरे 61 समझ में आ गया कि इसमें भी कोई रह गया? क्यों भाई, पूरा सॉल्व कर दिया है, एक एक एलिमेंट का जिनका नंबर चेंज हो रहा है उनको अपन ने लिख दिया है, सबके बारे में बता दिया है। 6 से मल्टीप्लाई क्यों किया वो भी समझ में आना चाहिए। आपको अब तो आ गया। चलो बहुत बढ़िया, बधाई हो साहब सबको। सर असाइनमेंट की स्लाइड में अपलोड क्या है, क्वेश्चन राइट करना का टाइम हो जाएगा? अच्छा, असाइनमेंट की स्लाइड में अपलोड कर लें अपन, चलो ठीक है, ठीक है, ऐसा भी कर सकते हैं, बिल्कुल सही बोल रहा है बच्चा हमारा। सर मैं आपके क्या है से बहुत इंस्पायर्ड होता हूँ टेलीग्राम चैनल पे, ठीक है, अच्छी बात है बेटा। मैं कभी कभी आपके लिए कुछ अच्छे इंस्पायर्ड करने के लिए वर्ड्स डालता हूँ टेलीग्राम चैनल पे, तो देख लिया करो, गुड फॉर हेल्थ, अच्छा रहता है, अच्छा रहता है, नहीं। चलो, तो ये पार्ट भी हो गया, और तो कुछ नहीं रह गया भाई। अरे चलो, जिस बच्चे को थोड़ी देर पहले डांट पड़ी थी उसका डाउट क्लियर है इस क्वेश्चन में? ओ मेरे बिट्टू, क्यों मेरे बच्चे, जिसकी डांट पड़ी थी उसको क्लियर है 61? ओ बेटा अंकित, कहाँ गया अंकित? यहीं है कि चला गया? यस सर, हो गया था, अरे वाह यार, वाह, शाबाश। अंकित लिख रहा है उससे हो गया था, अरे शाबाश बिट्टू, शाबाश, वेरी गुड, वेरी गुड। अगर तुझसे हो गया था तो तेरी गलती माफ, तो तेरी गलती आज ही माफ हो गई। चलो आगे बढ़े। भाई देखो यार, अब बच्चा है, कभी गलती कर दी होगी उसने, तो माफ कर दिया उसको, अब उसने इतना अच्छा क्वेश्चन सॉल्व कर लिया तो माफ कर देना चाहिए, नहीं? भाई देखो, माता पिता को और गुरु को अपने बच्चों को माफ करना पड़ता है, अंत में माफ करना पड़ता है, ठीक है ना। हम आपका कभी भी किसी भी हालत में बुरा नहीं सोच सकते। टीचर, अच्छा टीचर वही है जो अपने बच्चे को भले ही आ, अच्छा नहीं है, मान लो एटीट्यूड में नहीं पढ़ना चाहता, तो भी हम बोलते हैं गॉड ब्लेस यू, भगवान आपको अच्छा इंसान बनाए, इंजीनियर बनाए, ठीक है। तो कोई बात नहीं, तो हमारे दोस्त ने ये क्वेश्चन सही सॉल्व कर दिया है, तो उसके सारे गुनाह माफ हो गए, ठीक है। तो वो आराम से पढ़ता रहे, ऐसे मेहनत करता रहे। हाँ, गलतियां इंसान से होती है, मैं तो हमेशा ही बोलता हूं, तो माफ कर देना चाहिए, लेकिन डांट भी पड़नी चाहिए। डांट इसलिए पड़नी चाहिए ताकि ऐसे बच्चे जो डांट खा सकते हैं उनमें बहुत इंप्रूवमेंट आता है बच्चों। मैंने आईआईटी जेईई में जिनको बहुत भयंकर डांटा है उनको सेकंड रैंक तक जाते हुए देखा है मैंने, सेकंड रैंक तक, जिनको मैंने बहुत डांटा है। सेकंड रैंक आईआईटी एडवांस में, समझते हो आप सेकंड रैंक का मतलब? समझते हो, है ना? नहीं, उससे भी पहले, साहिल जैन से भी पहले मेरे एक दो बच्चे रहे हुए जिनको मैंने बहुत डांटा है, तो सेकंड रैंक तक अच्छा है।
फर्स्ट रैंक पे जो मेरे 2 बच्चे आए थे यार, उनको डांटा नहीं, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, वो मतलब ऑलमोस्ट जीनियस थे, जीनियस ही थे वो तो, ऑलमोस्ट जीनियस थे वो। एक तो बहुत ही ज्यादा जीनियस था, शितिकंठ, माइंड ब्लोइंग, मतलब बहुत ही प्यारा बच्चा। ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते हैं मेरे बच्चों। तो ये तो खत्म हो गया अपना, है ना। तो अच्छा है डांट खाने का। अब क्या पता अपने, क्या नाम था इसका, अनिकेत, अब क्या पता है इसकी क्या नाम था, नाम भूल गया। क्या पता डांट खा खा के इंप्रूव कर जाए और इसकी शानदार रैंक आ जाए आईआईटी में, फिर याद करेगा सर एक ही सर थे जो डांटते थे, बाकी तो डांटते ही नहीं थे कोई। अंकित नाम है, ओके, अंकित है। अच्छा रैंक बनाएगी इसकी, अरे वाह यार, मजा आ जाएगा, मेरे को तो बहुत बढ़िया लगेगा। बाद में बोलूंगा अंकित को मैं डांटता था। मेरे अलावा कोई डांटेगा बच्चों आपको, मेरे अलावा और कोई डांटने वाला नहीं है आपको, मस्त रहो। चलो आगे बढ़े। चलो बच्चों पढ़ाई शुरू करते हैं, है ना। ये तो हो गए क्वेश्चन। हाँ मैं तो बोलता ही हूँ, सोडियम इज हाईली एक्सप्लोसिव मटेरियल सो हैंडल विद केयर। और आप जानते ही बच्चों, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, आपने पढ़ा होगा, सोडियम इज हाईली एक्सप्लोसिव मटेरियल सो हैंडल विद लव एंड केयर। रिपीट कर रहा हूं, सोडियम इज हाईली एक्सप्लोसिव मटेरियल सो हैंडल विद लव एंड केयर। ठीक है, चलो आज का पार्ट शुरू करते हैं बच्चों। आज हम जो न्यूमेरिकल सॉल्व करने की बात करेंगे, अरे इतना टाइम नहीं मेरे बच्चे। एक बोल रहा सर टेलीग्राफ चैनल पर जो आप लिखते हो उसको यहाँ लिख दिया करो क्लास के स्टार्टिंग में, आप वहां देख लिया करो ना यार, है ना। चलो बच्चों, अब हम टाइट्रेशन की बात करेंगे। आइडिया आपका अच्छा है, बट बेटा क्या है यार, यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ मैं एक्चुअल में, है ना। तो यहाँ पर अपन मोटिवेशनल बातें कर सकते हैं, नॉर्मल हंसी मजाक की बातें थोड़ी बहुत कर सकते हैं, बाकी पढ़ाई करना पड़ेगा ना मेन तो। टाइट्रेशन देखो अब मेरे बच्चों, लास्ट क्लास में हम कुछ बेसिक्स की बात कर रहे थे। टाइट्रेशन में अब क्या है, आराम से सुनिएगा आप सारे बच्चे, प्यार से और आराम से सुनना, है ना, आराम से सुनना। अच्छा चैट ऑफ कर दूं, हाँ तो और फायदा हो जाएगा आपको, चैट ऑफ कर देंगे तो आपको और हो जाएगा। सर आप पानी में आग लगा देते हो, अरे भगवान। मैं पानी में आग नहीं लगाता हूँ, सोडियम आग लगाता है जो मेटल होता है ना। आई एम ए गुड स्विमर, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आती, मेरी पानी से बहुत अच्छी दोस्ती है भगवान की दया से, है ना। और बच्चों एक बात बताऊं मैं आपको, जो आप मुझसे सीख सकते हो और सीखना भी चाहिए, और आप लाइफ में मेरी बात को ध्यान रखना सारे बच्चे, है ना, केयरफुली सुनना मैं क्या बोल रहा हूं, ठीक है ना। वो क्या पार्ट है बता रहा हूं मैं आपको बेटा, कभी भी लाइफ में जब भी आप पानी के पास जाएं, तो बहुत सिंपल लैंग्वेज में बोल रहा हूं, अपनी औकात में रहना, है ना। वाटर इज वेरी पावरफुल, उसके नीचे क्या है अपने को पता नहीं होता है, राइट। तो जब तक उसका क्लियर आइडिया ना हो, कभी भी अननेसेसरी किसी रिस्की बीच पर या रिवर या पॉन्ड्स में नहीं जाना चाहिए, है ना, इसका आप हमेशा ध्यान रखें। ओके, वाटर के अंदर ओवर कॉन्फिडेंस कभी नहीं होना चाहिए। मैं जब भी पानी में उतरता हूं तो भगवान को जरूर याद करता हूं और अपनी औकात में रहता हूं, समझ रहे हो आप। तो इसका आप बहुत ज्यादा ध्यान रखें, है ना। मैं हर साल सुनता हूं कि बारिश के दिनों में कई कैंडिडेट, कई स्टूडेंट पिकनिक स्पॉट पे जाते हैं और वो डूब जाते हैं। तो आपको जब पता ही नहीं कि उसमें नीचे पत्थर है, काई है, नहीं, दलदल है, क्या है, तो अपने को ऐसी कभी रिस्क नहीं लेनी चाहिए, है ना। जो सैंडी बीच होते हैं केवल वो ही सेफ होते हैं, उसमें भी बहुत आगे तक नहीं जाना चाहिए। तो अपनी लाइफ बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका हमेशा ध्यान रखें। सो नो और कॉन्फिडेंस इन वाटर, जब भी आप स्विमिंग करते हैं तब भी आपको इस बात का बहुत ध्यान रखना चाहिए, गहरे पानी में नहीं जाना चाहिए अगर आप अच्छे स्विमर नहीं हैं तो। ठीक है, अब देखिए इसमें हम टाइट्रेशन कर रहे हैं बच्चों, सेफ्टी फर्स्ट। चलो इसको डिलीट करके अब दोबारा बात करता हूं, चलो चैट बॉक्स बंद कर दूं। चैट बॉक्स थोड़ी देर बंद करते हैं और अब थोड़ी देर शांति से पढ़ते हैं, ठीक है ना। अब सुनिएगा आराम से, टाइट्रेशन की बात कर रहे हैं। मैंने उसको डिलीट करके दोबारा क्यों लिखा है, आपको थोड़ी देर में समझ में आ जाएगा, है ना। अब इस टाइट्रेशन के अंदर हम जो बात करेंगे वो क्या है बेटा, जैसा मैं पहले सिखा रहा था आपको। टाइट्रेशन देखो दोनों तरह की हो सकती है, एक होती है नॉन रिडॉक्स टाइट्रेशन, नॉन रिडॉक्स टाइट्रेशन बिल्कुल मेरे बच्चों, जिसके अंदर प्रेसिपिटेशन रिएक्शन या एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है, और एक होती है रिडॉक्स टाइट्रेशन। तो मैंने आपको बता रखा है कि भाई रिएक्शन जो होती है वो नॉन रिडॉक्स भी होती है, रिडॉक्स भी होती है ना। अब आराम सुनिए, इसके अंदर हम जो बात करने जा रहे हैं वो क्या है, कि ये मेरे पास मान लीजिए स्टैंडर्ड सॉल्यूशन ऑफ ए है, स्टैंडर्ड
सॉल्यूशन ऑफ ए है, ओके। और इसके अंदर यहां पर अब मेरे पास एक स्टैंडर्ड सॉल्यूशन ऑफ बी है। दोनों की रिएक्शन करवाएंगे अपन, आप बोलोगे यस सर। तो यहां पर ये है स्टैंडर्ड सॉल्यूशन ऑफ बी, ये सॉरी सॉल्यूशन ऑफ बी लिख देता हूं मैं, या एक्वस सॉल्यूशन ऑफ बी, तो ये सॉल्यूशन ऑफ बी हो जाएगा। स्टैंडर्ड सॉल्यूशन का मतलब जिसकी कंसंट्रेशन आपको एक्यूरेटली मालूम होती है। हम इन दोनों की रिएक्शन करवाएंगे जैसा मैंने आपको टाइट्रेशन के स्टार्टिंग में बताया था, ओके। अब इन दोनों रिएक्टेंट की बेटा रिएक्शन होगी। अब ए प्लस बी से जो भी रिएक्शन होगी उसके अकॉर्डिंग प्रोडक्ट भी बनेंगे, आप बोलोगे यस सर। तो मैंने जैसा आपको सिखाया उसके अकॉर्डिंग इक्विवेलेंट पॉइंट पर मेरे बच्चों क्या होता है, आप ए को ड्रॉप बाय ड्रॉप बी में मिलाते जाओ। एट इक्विवेलेंट पॉइंट क्या हो जाएगा, एट इक्विवेलेंट पॉइंट मैंने जैसे बिल्कुल नॉर्मल लेमैन की लैंग्वेज में समझाया था मेरे बच्चों, वो क्या था, बी इज कंप्लीटली कंज्यूम्ड बाय ए। बी यहां पर हमारा ए से कंप्लीटली कंज्यूम हो जाएगा मेरे बच्चों। तो हम इक्विवेलेंट पॉइंट पर क्या लिखेंगे, मान लेता हूं मैं कि वॉल्यूम जो है हम यहां पर एमएल में ले रहे हैं। टाइट्रेशन करते समय वैसे भी ईमानदारी से लेबोरेटरी में वॉल्यूम मेरे प्यारे बच्चों एमएल में लिया जाता है। तो बी इज कंप्लीटली कंज्यूम बाय ए, तो आप इक्विवेलेंट पॉइंट पर क्या करोगे मेरे बच्चों, मिली इक्विवेलेंट ऑफ ए इज इक्वल टू क्या करोगे, मिली इक्विवेलेंट ऑफ बी, ओके। अब यहां पर जो न्यूमेरिकल बनते हैं उनके कॉन्सेप्ट अलग अलग हो सकते हैं, तो वो आपने मेरे साथ काफी कुछ सीखा हुआ है। तो मैं इसको देखिए आराम से नेक्स्ट स्लाइड पे लेके जा रहा हूं, आप इसको आराम से लिख लीजिए। अब मिली इक्विवेलेंट कैसे निकल सकता है, आप जानते हैं वॉल्यूम एमएल में है। नॉर्मलिटी मेरे सारे बच्चों को याद होगा मेरे ख्याल से। तो यहां पर अगर हम नॉर्मलिटी की बात करते हैं, तो नॉर्मलिटी तो सारे बच्चों को अब तो याद हो गया होगा। नॉर्मलिटी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम, अगर एमएल में चल रहा है मेरे बच्चों तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किस में लेते हैं हम, इन एमएल, इनटू फिर क्या लिखते हैं, सॉरी नंबर ऑफ मोल्स नहीं, आई एम सॉरी, हाँ एन फैक्टर लिखना पड़ेगा तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, है ना, वो मोल्स को फिर आप जानते हैं तो उससे की जगह डायरेक्ट लिखता हूँ मैं, तो है ना, मैंने सिखा रखा है क्लास में नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स नंबर ऑफ मोल्स इनटू एन फैक्टर, तो अपन डायरेक्ट लिखते हैं नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स, number of equivalents of solute divide by volume of solution ml into क्या करेंगे बेटा 1000, आप बोलोगे यस सर। तो ये जो टर्म है, या फिर आपको ऐसे याद होगा, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, आप बोलोगे बिल्कुल सर याद है, ओके। तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स, अब नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स को भी निकालने के तरीके बता रखे हैं मैंने आपको। तो पहले तो ये देखो कि नॉर्मलिटी है, तो अगर नॉर्मलिटी को मैं एन से रिप्रेजेंट करता हूं, करते ही अपन कैपिटल एन से बेटा, तो नॉर्मलिटी को अगर वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करोगे तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स आएंगे, और वॉल्यूम अगर एमएल में होगा तो वो क्या हो जाएंगे, मिली इक्विवेलेंट्स। देखते इसको ध्यान रखें। तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ सॉल्यूट अगर आपको कभी भी निकालने हैं मेरे बच्चों, तो नॉर्मलिटी को आप वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दो, इन लीटर होना चाहिए वॉल्यूम। लेकिन अगर ये वॉल्यूम एमएल में हुआ तो आप जानते हैं 1 लीटर में 1000 ml होते हैं, फिर यहां पर क्या आएगा, नंबर ऑफ क्या हो जाएंगे, मिली इक्विवेलेंट्स, नंबर ऑफ मिली इक्विवेलेंट्स ऑफ सॉल्यूट, ठीक बात है। अरे ये याद तो है ना मेरे बच्चों कि ये भी नहीं पढ़ के आए, पूछ लेता हूं मैं आपसे। अरे वो मेरे प्यारे बच्चों, अरे वो नन्हे मुन्ने बच्चों, ये तो याद है सबको, बहुत बढ़िया, शाबाश बेटो शाबाश। तो आप बेटा एक तो एग्जाम में ध्यान रखना, इंसान है गलती कर सकते हैं, तो वॉल्यूम को जरूर चेक करना बेटा। वॉल्यूम अगर लीटर में होगा तो ये इक्विवेलेंट्स आएंगे, और अगर वॉल्यूम एमएल में होगा तो ये मिली इक्विवेलेंट्स आएंगे। सारे बच्चों को ये तो याद ही है कि 1 लीटर में 1000 ml होते हैं। ऐसे ही
1 इक्विवेलेंट में कितने मिली इक्विवेलेंट्स होंगे, जल्दी बोलो। 1 इक्विवेलेंट में 1 इक्विवेलेंट इज इक्वल टू, जल्दी बोलो, 1000 मिली इक्विवेलेंट। बहुत बढ़िया। ये कौन इमोजी बना रहा है, सोच रहा है इसके अंदर भी, इसमें क्या सोचने की जरूरत है? अरे कोई ऐसा बच्चा है इसको डाउट है इसके अंदर? अरे इसमें किसी बच्चे को डाउट है क्या? चलो, कोई बच्चा बोल रहा है प्रीवियस पेज, क्यों भाई, पिछले पेज में क्या हुआ? ये ले, प्रीवियस पेज भी आ गया। ठीक है, लिख लीजिए आराम से, है ना। तो यहां जब इक्विवेलेंट पॉइंट आता है, जैसे मान लो एसिड और बेस रिएक्ट कर रहे हैं मेरे बच्चों, तो एसिड बेस रिएक्ट करते हैं तो उस इक्विवेलेंट पॉइंट को न्यूट्रलाइजेशन पॉइंट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? न्यूट्रलाइजेशन पॉइंट। यहां इक्विवेलेंट पॉइंट का मतलब होता है बी और ए का रिएक्शन कंप्लीट हो गया, बी सॉल्यूशन के अंदर कंप्लीटली फिनिश हो गया है। क्या हो गया बेटा? बी कंप्लीटली फिनिश हो गया है। फाइन। अब आप आराम से देखो कि जब मुझे इक्विवेलेंट पॉइंट पर न्यूमेरिकल सॉल्व करना होगा, तो उस न्यूमेरिकल को जब हम सॉल्व करेंगे मेरे बच्चों, तो देखिए आराम से, एट इक्विवेलेंट पॉइंट, दोबारा से लिख रहा हूं मैं आपके लिए, मिली इक्विवेलेंट्स ऑफ ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा? मिली इक्विवेलेंट ऑफ बी। फाइन। अब हम ये मान लेते हैं कि ए का मोलारिटी एग्जामिनर ने दे रखा है, मान लो मेरे बच्चों इसकी मोलारिटी m1 है, ठीक है, और इसका जो वॉल्यूम है वो v1 है। इसकी जो मोलारिटी है वो सपोज करो m2 है, और इसका वॉल्यूम जो यूज होगा वो सपोज करिए v2 है। ठीक है ना? तो ये बात भी ठीक है ना, ये लीजिए आराम से। तो इसमें कोई दिक्कत किसी को? तो अब हम क्या करेंगे, इक्विवेलेंट पॉइंट पर जब दोनों के मिली इक्विवेलेंट्स बराबर होंगे, बी कंप्लीटली ए से कंज्यूम हो जाएगा, तो आपको मैंने सिखा रखा है नॉर्मिटी इज इक्वल टू क्या होता है, एन फैक्टर से रिलेशन बताओ सारे बच्चे। नॉर्मिटी इज इक्वल टू क्या होता है? मोलारिटी इनटू एन फैक्टर। कुछ याद है? वेरी नाइस। तो यहां मेरे बच्चों जो आप मिली इक्विवेलेंट्स की बात कर रहे हैं, मिली इक्विवेलेंट ऑफ ए इज इक्वल टू मिली इक्विवेलेंट ऑफ बी, तो कैसे निकलेगा? N1 V1 इज इक्वल टू N2 V2। वॉल्यूम किस में चल रहा है मेरे बच्चों? वॉल्यूम चल रहा है यहां पर in ml। ठीक है, ओके। और अगर एग्जामिनर ने आपको नॉर्मलिटी नहीं दिया मेरे बच्चों, तो उस सिचुएशन में अपन क्या करेंगे? अगर मोलारिटी दिया तो हम क्या करेंगे? उस रिएक्टेंट का एन फैक्टर आपको अब देखना आ गया है। इनफैक्ट हमने आईआईटी जेईई में जो नहीं आते हैं उससे भी डिफिकल्ट केस कंसीडर किए। एक में तो एक बच्चे के बेचारे की छोटी सी डांट भी पड़ गई, ठीक है ना। तो आईआईटी में हमारे क्वेश्चन इजी आते हैं रिलेटिवली। तो n1 को अपन क्या लिख सकते हैं? m1 इंटू एन फैक्टर को मैं n1 बोल रहा हूं। n1 क्या है बेटा? n1 है एन फैक्टर ऑफ ए, ठीक है। n2 मैं लिख रहा हूं एन फैक्टर ऑफ बी को, एन फैक्टर ऑफ बी को लिख रहा हूं, ठीक है। तो m1 इंटू n1 इंटू v1 इज इक्वल टू क्या लिखूं आप बताओ? m2 इंटू n2 इंटू v2। तो अगर एग्जामिनर ने आपको नॉर्मलिटी नहीं दी, तो आपको एग्जाम में नॉर्मलिटी इस कॉन्सेप्ट से निकालनी पड़ेगी। ये भूलने का मतलब है डांट खाओगे क्लास में, और बहुत बुरी डांट खाओगे, है ना। तो ये आज के बाद वैसे भी याद होना चाहिए, मेरे ख्याल से लास्ट क्लास में आ गया था शायद, ये लास्ट 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 क्लास में आ गया था ये। तो ये सारे बच्चों को हमेशा याद होना चाहिए, है ना। अच्छा, ये तो आईआईटी जेईई में इस पर बेस प्रॉब्लम आपको बन सकते हैं बच्चों, ठीक है ना। ठीक है ना, तो यहां पर ये तो अपने को समझ में आता है कि सर ये कॉन्सेप्ट था। अब एक बार जनरली होता क्या है बच्चों, बता रहा हूं मैं आपको। एग्जामिनर आपको कई बार क्या करेगा, इसका तो देगा वॉल्यूम, तो आप बोलोगे ठीक है, मान लो ये दे दिया n1 v1। एक तरीका ये भी होता है न्यूमेरिकल सॉल्व करने का कि n1 v1 इज इक्वल टू n2 v2। लेकिन वो सामने वाले एग्जामिनर आपको उसकी नॉर्मेटिव वॉल्यूम मान लो नहीं देना चाहते हैं, मर्जी उसकी एग्जामिनर की, तो वो उस केस में आपको मिली इक्विवेलेंट और किस तरीके से निकल सकता है, सारे बच्चों को सिखाया मैंने। मास या वेट की टर्म्स में मैंने आपको कैलकुलेट करना सिखाया था, अलग से बता रहा हूं, सब बच्चों को याद होगा अभी भी, उम्मीद करता हूं। नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ बी, मान लो अगर आपको इन टर्म्स ऑफ मास निकालना है, तो कैसे निकालेंगे बेटा? मास ऑफ बी डिवाइड बाय
इक्विवेलेंट, सबको याद है, इक्विवेलेंट मास ऑफ बी, याद आ गया, वेरी गुड। तो इसका सिंपल लैंग्वेज में मान लो मैं इसको W लिख रहा हूं, तो WB अपॉन EB हो जाएगा। EB का मतलब क्या है, इक्विवेलेंट मास। और अगर EB भी नहीं दिया तो कैसे निकालेंगे, जल्दी बताओ, मोलर मास ऑफ B डिवाइड बाय, बताओ, N फैक्टर। कुछ याद आया, क्यों मेरे प्यारे बिट्टू, कुछ याद आया? तो ये है मोलर मास ऑफ बी, याद है, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, है ना? तो ये भी आराम से ध्यान रखना। आगे अब देखिए आराम से, ये देखो, अब N1V1, एक तरीका तो न्यूमेरिकल सॉल्व करने का ये हो सकता है, N1V1 इज इक्वल टू N2V2, यहाँ डबल स्टार बनाता हूं, एक तरीका ये हो सकता है, N1V1 इज इक्वल टू, अब आपको मान लो वेट पूछता है, व्हाट इज द वेट ऑफ बी, तो WB अपॉन MB, सॉरी EB का मतलब इक्विवेलेंट बेस। अब यहाँ पे कई बार बच्चे कुछ जल्दबाजी में गलती कर देते हैं, इंसान है, गलतियां हो जाती हैं, अपने को मिनिमाइज करनी है प्रैक्टिस अच्छी करके, ये EB लिखा मेरे बच्चों। अब इसमें कमी है, कमी क्या होती है, गड़बड़ हो जाती है कि लेफ्ट हैंड साइड पर वॉल्यूम ml में चल रहा है, तो ये मिली इक्विवेलेंट्स हैं, ये मिली इक्विवेलेंट्स हैं, ये क्या है, मिली इक्विवेलेंट्स ऑफ ए, ये एक्चुअल में इक्विवेलेंट ऑफ बी हो गए। तो इक्विवेलेंट ऑफ बी को मिली इक्विवेलेंट में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना चाहिए, जल्दी बताओ, बताओ, वेरी गुड वेरी गुड। तो इसको हमें 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, वेरी गुड। तो हमें आईआईटी में इस पर बेस भी न्यूमेरिकल आ सकता है, गुड पार्ट। तो हमें ये भी आना चाहिए, ये भी आना चाहिए, ठीक है। उसके अलावा अगर मान लीजिए एग्जामिनर दोनों के ही मास और इक्विवेलेंट मास की टर्म्स में बात करना चाहे, देखिए न्यूमेरिकल तो कैसे बन सकता है, थ्योरी तो अपनी जगह है, एग्जामिनर की मर्जी होगी जैसे वो न्यूमेरिकल बनाएगा। तो आप समझदार व्यक्ति हैं, तो ऐसे केसेस में अपन क्या कर सकते हैं बताओ, वो दोनों के ही इक्विवेलेंट मास दे रहा है या एन फैक्टर आपको पता लग जाएगा, तो वेट ऑफ ए दे देगा, तो अपन प्रॉब्लम सॉल्व कैसे कर सकते हैं, दोबारा देखो, अगर हम यहां बोल रहे हैं एट इक्विवेलेंट पॉइंट, ठीक है, तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स क्या होते हैं, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स, अगर आप लेफ्ट हैंड साइड पर मिली इक्विवेलेंट लिखोगे तो राइट हैंड साइड पर भी मिली इक्विवेलेंट लिखना पड़ेगा, अगर आप लेफ्ट हैंड साइड पर इक्विवेलेंट लिखोगे तो राइट हैंड साइड पर भी इक्विवेलेंट लिखना पड़ेगा, इसको बोलते हैं कॉमन, जल्दी बताओ क्या बोलते हैं, कॉमन, फिल इन द ब्लैंक्स विद एप्रोप्रिएट वर्ड्स, सेंस, वेरी गुड। तो यहां पर आप जब न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे बिट्टू, तो उस सिचुएशन में आप यहां पर WA अपॉन EA इज इक्वल टू WB अपॉन EB से न्यूमेरिकल को सॉल्व कर लोगे, ठीक है ना। तो WA अपॉन EA इज इक्वल टू WB अपॉन EB से सॉल्व कर लोगे, है ना। अब इस पर बेस प्रॉब्लम किस किस तरीके से बन सकती है वो मैं आपको बताता हूं। कई बार क्या होता है, एग्जामिनर ए का वेट दे देगा, मोलर मास आपको मालूम होते ही है, एन फैक्टर आपको पढ़ाई दिया, तो आप सीधा वेट ऑफ बी निकाल सकते हो, क्या निकाल सकते हो, वेट ऑफ बी निकाल सकते हो। अब मान लो कल को एग्जामिनर बोलता है कि प्रॉब्लम अब नए तरीके से आ रहा है, सिंपल क्या प्रॉब्लम आ रहा है कि सर आपका जो रिएक्टेंट ए है, जो रिएक्टेंट ए है, रिएक्टेंट, मान लो रिएक्टेंट ए इज रिएक्टेड विद सपोज इम्प्योर सैंपल ऑफ बी, सैंपल ऑफ बी, है ना, वो आपसे बोल सकता है, सॉरी, इम्प्योर सैंपल ऑफ बी, वो बी से रिएक्ट कर रहा है। तो जो सैंपल ऑफ बी है मैं आपके लिए आराम से लिख रहा हूं, सैंपल ऑफ बी, आराम सुनना, सैंपल का मतलब हो गया कि इसके अंदर सब्सटेंस बी भी है और इंप्यूरिटीज हैं। एग्जाम में इंप्यूरिटीज के बारे में कुछ भी नहीं दिया जाता है, तो इसका मतलब होता है इनर्ट है, इनर्ट का मतलब होता है नॉन रिएक्टिव, क्या होता है मेरे बच्चों, नॉन रिएक्टिव। तो जब आप इसके न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे मेरे बच्चों, ठीक है, तो उस समय सैंपल का जो वेट है वो किसके बराबर माना जाएगा, सोचो, यहां पे सब कुछ लिखा हुआ है,
इसको बोलते हैं इम्प्योर सैंपल ऑफ ए, बी ऐसे लिख सकता हूं मैं। तो ये जो सैंपल ऑफ बी लोगे आप, मैंने लिखा है कि वो इम्प्योर है, फिर भी मैं दोबारा से लिख देता हूं कि ये बिट्टू इम्प्योर सैंपल ऑफ जो बी है उसमें सब्सटेंस बी भी है और इम्प्योरिटीज भी हैं। तो जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे तो मान लीजिए सैंपल के वेट को या मास को मैं W से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, तो किस किस के बराबर हो जाएगा? ये हो जाएगा वेट ऑफ या मास ऑफ बी प्लस मास ऑफ इम्प्योरिटीज के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो आप मान लीजिए अब एग्जामिनर बोलता है कि परसेंटेज प्योरिटी निकालो सैंपल की, तो आप जब न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे तो आपने अभी भी देखा कि इक्विवेलेंट पॉइंट पर WA अपॉन EA किसके बराबर हो जाएगा बेटा? WB अपॉन EB के बराबर हो जाएगा। आप बोलोगे यस सर। अब आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर लोगे, W एग्जामिनर दे देगा, EA EB आप n फैक्टर की हेल्प से निकाल लोगे मेरे बच्चों। तो WB जब निकल जाएगा तो अब आपका दिमाग चलना चाहिए, जो भगवान ने बहुत जबरदस्त दिया है आपको, कि इस सिचुएशन में वेट परसेंट, परसेंट का मतलब वेट परसेंट ही मानते हैं सॉलिड स्टेट के सॉलिड मिक्सचर के एनालिसिस में, वेट परसेंट ऑफ बी इन सैंपल। सोचो कैसे निकलेगा? कॉमन सेंस जबरदस्त है आपके पास। वेट ऑफ सैंपल मालूम है आपको, तो वेट ऑफ बी डिवाइड बाय वेट ऑफ सैंपल इंटू 100 कर देना। क्या कर देना? इंटू 100 कर देना। पहले मैं आपको बेसिक थ्योरी बता रहा हूं सारी, जिनसे आपके एग्जाम में प्रॉब्लम सॉल्व होंगे। ठीक है, फाइन। तो आपके पहले बेसिक कॉन्सेप्ट डेवलप हो जाएंगे, उसके बाद आप प्रॉब्लम बहुत अच्छे से कर पाएंगे, दिक्कत नहीं आएगी आपको, है ना? तो इस तरह की प्रॉब्लम भी एग्जाम में फ्रेम होते हैं। कई प्रॉब्लम बच्चों बहुत आसान आते हैं, दोबारा देखना, कई प्रॉब्लम सीधे ही आएंगे, बस N1 मालूम, V1 मालूम, V2 मालूम, N2 निकालो। उसे एक लेवल आगे एन फैक्टर आपको निकालना आता है, एक की मोलारिटी देगा, दूसरे की मोलारिटी या नॉर्मलिटी पूछ लेगा, सेकंड पार्ट। थर्ड पार्ट, नॉर्मलिटी वॉल्यूम दे रखे हैं, वेट पूछ लेगा, या मास दे रखा है, इधर नॉर्मलिटी पूछ लेगा। तो ये सब प्रॉब्लम जो है वो बेसिक कॉन्सेप्ट ही है, उनको घुमा घुमा के पूछते रहते हैं। एक तरीका ये हो सकता है प्रॉब्लम सॉल्व करने का, और अगर मैंने जैसा बोला उसके अकॉर्डिंग चल रहे हैं तो ये प्रॉब्लम एक नया फ्रेम हो सकता है, उसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है ना? तो IIT मेंस में बिल्कुल ईमानदारी से ऐसे प्रॉब्लम आते रहते हैं। ठीक है ना? ओके। अब ये बच्चा बोल रहा है कि प्रीवियस स्लाइड, यार क्या लिख रहे हो कि मजाक कर रहे हो? बेसिकली इतना आराम आराम से पढ़ा रहा हूं मैं, फिर बोल रहा है प्रीवियस स्लाइड। बाद में देख लिया करो तो नोट्स को फिर, है ना? तो ये आराम से देखिए, तो यहां पर सैंपल ऑफ बी, सब्सटेंस बी और इम्प्योरिटीज हो जाएगा। ओके, अब तो लिख लिया, ये लिख लिया होगा आपने, आराम से देख लीजिए। तो इस तरह के प्रॉब्लम भी एग्जाम में फ्रेम हो जाते हैं, ये देखिए आप। अब आप जब रिडॉक्स के अच्छे प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो उसके अंदर, ये तो पहले ही बता दिया था मैंने आपको, चलिए अब हम जब रिडॉक्स पर बेस अच्छे प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो उसके अंदर कई बार एग्जामिनर नॉर्मल बच्चों को या बिलो एवरेज, एवरेज बच्चों को कंपटीशन से बाहर करने के लिए कुछ उसमें चेंजेस करते हैं प्रॉब्लम में। वो क्या है, आप आराम सुनिए, ताकि आप में से इस बैच के एक भी बच्चे को एग्जाम में कोई दिक्कत ना आए। उसके लिए क्या करना है बेटा, देखो आराम से। मान लीजिए आपके पास ये एक सॉल्यूशन है। अब ये सॉल्यूशन किसका है? मान लो आपने सॉल्यूशन ऑफ ए बना रखा है। आप बोलोगे ठीक है सर, सॉल्यूशन ऑफ ए। तो एक तो ध्यान रखें कि डाइल्यूशन का मतलब क्या होता है बेटा, सिखा रखा है मैंने। डाइल्यूशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ सॉल्वेंट। हमारा यहाँ पर जनरली जो सॉल्वेंट है वो कौन होता है? वाटर। एक्वा सॉल्यूशन समझते हैं सारे बच्चे। तो मान लीजिए 1 सेकंड के लिए कि सॉल्यूशन का वॉल्यूम मान लो ऐसे मेरे बच्चों 100 ml है। कितना है? 100 ml है। अब आपने इस सॉल्यूशन का डाइल्यूशन कर दिया। आराम से सुनना, बाद में मत बोलना ये कहां से यार वो क्यों हुआ। ठीक है ना? एक बार में कंसंट्रेट होके सुनो, आराम आराम से बताऊंगा। इसका आपने डाइल्यूशन कर दिया। डाइल्यूशन का मतलब हो गया आपने इसके अंदर वाटर ऐड कर दिया है, एडिशन ऑफ वाटर। बहुत सिंपल लैंग्वेज में बोल रहा हूं, आराम आराम से। ठीक है, और मान लीजिए अब आपने इसका डाइल्यूशन करके इसका जो वॉल्यूम है वो काफी बढ़ा दिया है, और वो वॉल्यूम आपने मेरे बच्चों
मान लीजिए अब ये डाइल्यूट जो सैंपल है, ये डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ ए। अब इसका जो वॉल्यूम है वो कितना हो गया, मान लीजिए आपने कुछ भी कर दिया, चलो सिंपल मान लीजिए 5000 ml कर दिया। कितना कर दिया, चलो कम कर देते हैं, ज्यादा हो जाएगा, तो 500 ml कर दिया, ठीक है ना, 500 ml कर दिया। अब आपको समझ में आना चाहिए कि सॉल्यूट के जितने मोल्स हैं, यहां पर लिख दूं एक्वस सॉल्यूशन ऑफ ए या एक्वस सॉल्यूशन ऑफ ए बी, हो गया ए दे रखा है, डाइल्यूशन कर दिया आपने। डाइल्यूशन करने से मेरे बच्चों सॉल्यूट के मोल्स थोड़ी चेंज होते हैं यार, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, ठीक है ना, या इक्विवेलेंट जो भी उसके होंगे वो तो कांस्टेंट रहेंगे ना, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट रिमेन्स कांस्टेंट। इसका मतलब क्या है बेटा, ए के जितने मोल्स यहां होंगे, ए के मोल्स यहां भी उतने ही होंगे, क्योंकि आपने सॉल्यूशन डाइल्यूट किया है तो सॉल्वेंट का वॉल्यूम बढ़ाया ना भाई, सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन कम हो गई, लेकिन मोल्स तो सेम रहेंगे। ये बातें तो मोल कॉन्सेप्ट में ही आपको बताई गई हैं बहुत आराम से और बहुत प्यार से। आप बोलोगे हाँ बताई तो गई हैं सर, तो डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ ए है। अब एग्जामिनर क्या करता है कि बच्चों को घुमाता है थोड़ा सा, तो उसके हिसाब से बता रहा हूं मैं आपको। अब वो क्या बोलता है कि इसमें से अब आपने एक सैंपल लिया है, आप बोलते अब इसमें से सैंपल ले रहे हैं, यस, तो मान लीजिए अब उसमें से इसने 25 ml का सैंपल लिया है। नाउ 25 ml सैंपल ऑफ ए इज रिएक्टेड विद बी, रिएक्टेड विद बी। लेबोरेटरी में, इंडस्ट्रीज में कई बार हम रिएजेंट का जो कॉस्टली होते हैं उनको बचाने के लिए ऐसे ही करते हैं, उनका पैसा बचाने के लिए हम पहले सॉल्यूशन डाइल्यूट कर लेते हैं और फिर इसमें छोटे छोटे सैंपल रिएक्ट करवाते हैं, ताकि उससे क्या होगा कि आपका रिएजेंट बहुत ज्यादा कंज्यूम नहीं होता है। भाई आपने 100 ml लिया, उसी को 500 ml कर लिया, अब 25 ml का आप सैंपल ले रहे हो, तो 25 ml का सैंपल जब लोगे तो नेचुरली इसके अंदर ऐसे तो आप समझदार हैं 20 पार्ट्स हो जाएंगे, तो 20 बार आप टाइट्रेशन करने के लायक हो, ऐसे मान लो सिंपल लैंग्वेज में ना, ये ऐसे बता रहा हूं नॉलेज के लिए। तो डाइल्यूट सॉल्यूशन जो है ए का, एक्वस सॉल्यूशन ए का है। अब इसमें से 25 ml का सैंपल लिया, अब दिमाग चलना चाहिए कि यहां सॉल्वेंट ऐड किया था तो ये सॉल्यूशन डाइल्यूट हो गया, लेकिन अब आप अगर इसमें से 25 ml का एक छोटा सा सैंपल लेंगे, तो आप समझदार व्यक्ति हैं, सैंपल जितना छोटा होगा, जितने कम वॉल्यूम आप इसका सेलेक्ट करके बी से रिएक्ट कराओगे, इसके अंदर मिलीमोल्स या मिली इक्विवेलेंट्स उतने ही कम होंगे, उतने ही कम होंगे। मतलब अब आपको समझना है कि क्योंकि आपने एक बहुत बड़ा जार में 500 ml का सॉल्यूशन बना लिया है, इसमें से अब तुम 25 ml का सैंपल ले रहे हो, अरे जितना छोटा सैंपल लोगे उसमें ए के मोल्स उतने ही कम आएंगे, तो उसके इक्विवेलेंट भी उतने ही कम आएंगे। मान लो आप 500 ml में से 250 ml ले लेते, तो सीधी सी बात है आपने सॉल्यूशन का आधा हिस्सा ले लिया है, तो उसमें मोल्स भी आधे आ गए या उसके इक्विवेलेंट भी आधे आ गए। तो अब जब आप टाइट्रेशन करोगे तो आपका सैंपल ए का ये नहीं है, ये सैंपल रिएक्ट कर रहा है बी से, तो एग्जाम में बिल्कुल केयरफुली आपको पढ़ना पड़ेगा कौन रिएक्ट कर रहा है। तो अब क्या होगा, मिली इक्विवेलेंट ऑफ ए प्रेजेंट इन 25 ml सैंपल इज इक्वल टू मिली इक्विवेलेंट ऑफ बी हो जाएगा। तो लिखो इसको, सारे बच्चे पहले डायग्राम को बनाओ, नो और कॉन्फिडेंस। ऐसे क्वेश्चन अगर शीट में जब आएंगे और फिर पूछे ना, तो फिर सोच लेना, क्योंकि दिमाग लगाना है अपने को, मैं टाइम दे रहा हूं आपको, आराम से सोच लीजिए, आराम से लिख लीजिए, दिक्कत आएगी तो पूछ लूंगा अभी इसके अंदर। ठीक है, अब देखिए मैं क्या लिख रहा हूं, इक्विवेलेंट पॉइंट पर जब बातें करेंगे तो एट इक्विवेलेंट पॉइंट क्या हो जाएगा, आराम से देखिए, पूरा दिखा रहा हूं, एक एक स्लाइड पे एक चीज दिखाऊंगा आपको कि सर ये 25 ml सैंपल जो आपने ए का लिया है, ठीक है ना, इसमें ए जितना होगा वही रिएक्ट कर रहा है, तो मैं क्या लिखूंगा, एट इक्विवेलेंट पॉइंट मिली इक्विवेलेंट ऑफ ए प्रेजेंट इन प्रेजेंट इन 25 ml डाइल्यूट सॉल्यूशन किसके बराबर हो जाएगा बेटा, मिली इक्विवेलेंट ऑफ बी के बराबर हो जाएगा। तो एग्जामिनर आपसे ए के बारे में बात कर सकता है, ठीक है ना, ए के बारे में बात कर सकता है वो। तो अब आप सब समझदार हो कि मैं या आप समझ गए इस बात को कि सर ये तो ए के मिली इक्वल 25 ml में है, तो अब सोचो मिली इक्विवेलेंट ऑफ ए, ठीक है ना, प्रेजेंट इन
प्रेजेंट इन 500 ml कितने हो जाएंगे? मैथ्स आती हो तो समझो अपने आप। मान लीजिए मिली इक्विवेलेंट बी के कुछ तो आ गए। अब 25 ml की जगह अब हम 500 ml में सोच रहे हैं कि इसके अंदर कितने इक्विवेलेंट आएंगे। तो आप बताओ मुझे क्या करना चाहिए। लगाओ दिमाग, भगवान ने दिया है, कॉमन सेंस बहुत अच्छा है आपके पास, बहुत अच्छा कॉमन सेंस है। तो ये सोचो, हमने सैंपल छोटा लिया है तो इसको किससे मल्टीप्लाई करूं? दिमाग चलना चाहिए। 20 से। वेरी गुड, वेरी गुड, शाबाश। तो मिली इक्विवेलेंट ऑफ ए इन 25 ml सॉल्यूशन को किससे मल्टीप्लाई करूं बेटा? किससे मल्टीप्लाई करूं? 20 से। या ऐसे कर लेते हैं बच्चों की तरह कि सर 25 ml में अगर उसके इतने मिली इक्विवेलेंट होंगे तो 1 ml में कितने हो जाएंगे? डिवाइड बाय 25। फिर 500 ml में कितने हो जाएंगे? इंटू 500। तो सिंपल लैंग्वेज में हम मिली इक्विवेलेंट ऑफ ए को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं? 20 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अब ये बताना मेरे को, सोच के बोलना, सोच के बोलना मेरे बच्चों, कि यहां पर और यहां पर मिली इक्विवेलेंट्स बराबर होंगे क्या ए के? मेरे को जो बोला था बोल चुका हूं। ए के मिली इक्विवेलेंट्स यहां पर और यहां पर बराबर होंगे क्या? यस, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, है ना? तो ये जो आपने लिखा है, मिली इक्विवेलेंट ऑफ ए प्रेजेंट इन 500, 500 डाइल्यूट सॉल्यूशन, डाइल्यूट सॉल्यूशन। और क्या लिख सकता हूं सामने देखना, अननेसेसरी चीजें मत लिखो भाई। और मिली इक्विवेलेंट ऑफ ए, मिली इक्विवेलेंट ऑफ ए प्रेजेंट इन 100 ml, 100 ml ओरिजिनल सॉल्यूशन। लिख लो। और लिखा है, ध्यान रखना। तो आपको मैंने समझाया था अभी थोड़ी देर पहले भी बच्चों को कि जब आप डाइल्यूशन करते हैं तो सॉल्यूट के मोल्स फिक्स होंगे। लेकिन अगर आप उस डाइल्यूट सॉल्यूशन में से अगर एक सैंपल ले लेंगे छोटा सा, तो जितना छोटा सैंपल लोगे उसके अंदर उसके मोल्स या इक्विवेलेंट उतने ही कम आएंगे। तो इन बातों का आपको एग्जाम में ध्यान रखना पड़ेगा न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय। ठीक है? तो ये बेसिक थ्योरी है। अब हम एक दो प्रॉब्लम सॉल्व करके देखते हैं, ठीक है ना बच्चों? और नहीं आएंगे तो मैं आपकी हेल्प करूंगा, कोई घबराने की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर आप सिली क्वेश्चन करेंगे तो डांट खाने के तैयार हैं, बाकी कोई चिंता वाली बात नहीं है। बताऊंगा तो मैं तब भी डांटूंगा, तब भी बताऊंगा, चिंता मत करो, है ना? ओके। तो अब मैं आपको एक क्वेश्चन लिखूंगा जो आपको ट्राई करना है। और पहले मैं पोल वाले क्वेश्चन बाद में करवाऊंगा, आज नहीं। मैं एक सेशन रखूंगा जिसमें आपको बोलूंगा कि बच्चों इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट पढ़कर आओ, ठीक है ना? फिर मैं आपको एक साथ उन पर बेस्ड क्वेश्चन कंटिन्यूटी में करवाऊंगा, इक्विवेलेंट पर बेस्ड, ठीक है ना? अभी मैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन दे रहा हूं, आपकी अप्रोच चेक होनी चाहिए। बेवकूफों की तरह तुक्का मारने के लिए नहीं बैठे हम वो बच्चे नहीं तुक्का मारने के लिए क्लास के अंदर आ गए। तो आपको पहले प्रॉब्लम सॉल्व करना है, ट्राई करना है, रफ में सॉल्व करें कहीं भी करें, मुझे मतलब नहीं है, ठीक है? और आ जाएंगे, घबराना मत। देखना आप ही की क्लास के अंदर अब कई बच्चों के आंसर सही आएंगे। तो मैं अपना क्वेश्चन आपको देने जा रहा हूं। मैं पोल वाले भी करवा दूंगा, अगर आपका इंटरेस्ट है उनके अंदर तो मैं बाद में वो भी करवा दूंगा, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। लास्ट ईयर भी हमने 11th क्लास के टॉपिक्स का, बच्चे जानते हैं, काफी बार हमने इस तरीके से उनकी प्रैक्टिस करवाई थी, है ना? तो अब इसके अंदर मैं एक क्वेश्चन लिख रहा हूं मेरे बच्चों, मेरे मोबाइल पर है, जस्ट ए मिनट, मुझे थोड़ा लार्ज करके देखना पड़ेगा। अब आज को आराम आराम से सुनना, पढ़ना और फिर सॉल्व करना, ट्राई करना। 0.5 ग्राम, आज बेटा टाइप नहीं करवा पाया, नहीं क्वेश्चन टाइप करवा लेता, आज कंप्यूटर ऑपरेटर हमारे छुट्टी पे रहते हैं संडे को, तो चश्मा हटाना पड़ेगा। 0.5 ग्राम सैंपल ऑफ Na2C2O4। और दिक्कत आ रही है भाई साहब, है ना? मेरे क्या दूर का चश्मा है बच्चों। इज टाइट्रेटेड विद 40 ml, सब बच्चे लिखते जाओ, ऑफ 0.02 m solution of KMnO4। ठीक है, solution of KMnO4 in acidic medium।
इन एसिडिक मीडियम। ठीक है, हालांकि अब मैं सिखा चुका हूं आपको, बट फिर भी पहली बार पढ़ रहे हो। द आयनिक रिएक्शन इज, आपको एग्जामिनर आयनिक रिएक्शन भी दे रहा है, भगवान उसका भला करे। ऑक्जिलेट आयन इन एक्वस सॉल्यूशन प्लस MnO4 माइनस converting into CO2 gas plus Mn2 plus H2L। कैलकुलेट कैलकुलेट weight percent of sodium oxalate in सैंपल। इस लैंग्वेज का मतलब ये होता है बच्चों की सैंपल इम्प्योर है, मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ मैंने लिखा नहीं है, ठीक है ना, लेकिन आईआईटी में ऐसा होगा। तो जब लिखा हुआ है कि वेट परसेंट ऑफ दिस, इसका मतलब इम्प्योर है सैंपल, इसमें कोई डाउट नहीं है, है ना। और वो आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने से पता भी लग जाएगा। चाहो तो पहली बार पढ़ रहे हो तो मैं इम्प्योर लिखता हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं। इम्प्योर सैंपल हो, आप देखो जानबूझकर मैं 3 कलर यूज कर रहा हूँ बच्चों, जो बच्चे कॉमन सेंस लगाएंगे, आज मैं 3 कलर जानबूझ के यूज कर रहा हूँ। समझ में आता है इसका मतलब? अरे समझ में आता है इसका मतलब? हाँ, वेरी नाइस। आज के दिन मेरे बच्चों, अपने हिंदुस्तान के वीर जवान शहीद हो गए थे। पुलवामा अटैक के बारे में सुना था? पुलवामा के बारे में सुना था? ब्लैक डे, यस। तो मैं उनको श्रद्धांजलि दे रहा हूँ, मेरी तरफ से भी और आपकी तरफ से भी। हमारी पूरी क्लास उन सब वीर शहीदों को श्रद्धांजलि दे रही है आज। ठीक है, हम भगवान से प्रार्थना करेंगे कि हमारे हिंदुस्तान में ऐसे जाबाज शूरवीर पैदा होते रहें, है ना, और हमारे देश की रक्षा करते रहें। भगवान उन सब की दिवंगत आत्माओं को बहुत शांति दे और उनको बहुत ही अच्छा जीवन दे, और उनका परिवार जो है वो भी बहुत आगे जाकर उनको हिम्मत दे और वो बहुत अच्छे उनके बच्चों के कैरियर बने। ऐसी मेरी शुभकामनाएं। आपकी तरफ से भी मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, आप भी करिए, है ना। अब आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व करो। तो मैं किसी का मोलर मास चाहिए बच्चों, सोडियम ऑक्सोलेट में किसी का मोलर मास चाहिए। सोडियम का मोलर मास समझते हो बेटा? हाँ, जय जवान बेटा, जय किसान, है ना। सोडियम का अपन मोलर मास समझते हैं 23, कार्बन का समझते हैं, ऑक्सीजन का समझते हैं। तो आप अपनी प्रॉब्लम आराम से सॉल्व करिए, सॉल्व करिए। आराम से ट्राई करें, घबराएं नहीं। नहीं आएगा तो मैं आपकी हेल्प करूंगा। 1 बच्चे ने सॉल्व भी किया है, कुणाल कुमार। ओके, वेरी गुड बेटा। 1 बच्चे ने आंसर दिया है, चेक करते हैं सही है गलत है। दो बच्चों ने आंसर दे दिया है, 3, 4, 5, 6, 7, 8। सॉल्व कर रहे हो ऐसे आंसर दे रहे हो? उन्होंने बोला हाँ सर सबने लिख दिया, अब तो हम वही आंसर लिखेंगे। नहीं,
क्यों भाई, ऐसा तो नहीं है? अच्छा, सॉल्व किया, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। सॉल्व किया है, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। चलो बच्चों फटाफट देखो, आराम से आ जाएगा। समझदार व्यक्ति अपनी क्लास में कम नहीं है, अच्छे बच्चों की कोई कमी नहीं है हमारी क्लास के अंदर, है ना? तो इसमें देखो मेरे बच्चों, आपको दिख रहा है कि ऑक्सलेट आयन का एन फैक्टर बताओ, जल्दी बताओ। एन फैक्टर कितना आएगा इसका? 2। अब समय समाप्त हो चुका है एन फैक्टर बताने का, ठीक है? एम एन का एन फैक्टर बताओ, यहाँ पर KMnO4 का एन फैक्टर बताओ। एन फैक्टर बताओ, वेरी गुड, 5। सबको अब तो समझ में आ जाना चाहिए, समय निकल गया इनको सीखने का, ठीक है? कार्बन का नंबर है +3 होता है, CO2 +4 होता है, तो एन फैक्टर 2 एन फैक्टर 5। अब क्या करेंगे बच्चों, जल्दी बताओ। मिली इक्विवेलेंट किस किस के बराबर करेंगे? मिली इक्विवेलेंट ऑफ Na2C2O4 प्रेजेंट इन सैंपल। प्रेजेंट इन सैंपल किसके इक्वल करें बच्चों, जल्दी बताओ। मिली इक्विवेलेंट ऑफ, बोलो मेरे बच्चों, KMnO4। ठीक बात है। अब आप मुझे डेटा, मेरे को चले जाएंगे तो बता देना। तो आप वेट ऑफ Na2C2O4 डिवाइड बाय, अपन क्या निकाल लेंगे बेटा? इक्विवेलेंट वेट ऑफ Na2C2O4। ये हो गए इक्विवेलेंट्स इनटू 1000, तो ये हो जाएंगे मिली इक्विवेलेंट्स, इज इक्वल टू, अब हम क्या लाएंगे? नॉर्मलिटी एंड वॉल्यूम ऑफ KMnO4। ठीक बात है। तो मेरे बच्चों, KMnO4 सॉल्यूशन का शायद आपको वॉल्यूम और मैं डेटा दिए थे, मुझे देखने पड़ेंगे, याद नहीं है। तो नॉर्मलिटी क्या है, निकालनी पड़ेगी आपको। वॉल्यूम 40 ml है, कंसंट्रेशन 0.02 m है बेटा, m। इसको नॉर्मलिटी में कन्वर्ट करो, फटाफट बताओ कितना आएगा मेरे बच्चों। तो आप बोलोगे सर 0.02 इंटू एन फैक्टर इज 5। वॉल्यूम कितना था बेटा? 40 ml, ठीक है। और इक्विवेलेंट मास कैसे निकलेगा बेटा? सारे बच्चों को आना चाहिए पूरी क्लास में, अपन सिंसियरली पढ़ाई कर रहे हैं, टाइम पास नहीं कर रहे हैं, मजाक नहीं कर रहे हैं। मोलर मास ऑफ Na2C2O4 डिवाइड बाय 2, ठीक है? सॉल्व करके बताओ, सोडियम ऑक्सलेट का मोलर मास कितना है? बोलो मेरे बच्चों। 134। तो ये वेट यहां से निकाल लो, वेट ऑफ Na2C2O4 डिवाइड बाय, कितना आया था? 134। तो 134 डिवाइड बाय 2, ठीक है, इनटू 1000 इज इक्वल टू, ये कितना हो गया मेरे बच्चों? आई थिंक 0.1 हो गया, तो ये तो 4 आ रहा है शायद, देखो चेक करो भाई। 0.1 इंटू 44 आ गया, तो सिंपल। तो यहां से वेट बताओ, वेट ऑफ Na2C2O4 सॉल्व करने के बाद कितना आया बच्चों? बताओ मेरे बच्चों कितना आया ये वेट, सॉल्व किया आपने? तो आपका ये वेट आया 0 पॉइंट, जल्दी बताओ। अरे बताओ, सोडियम ऑक्सलेट का वेट कितना आया? 0.268 आया, ओके, 0.268 ग्राम। ठीक है मेरे बच्चों। तो वेट परसेंट ऑफ Na2C2O4 इन सैंपल कैसे निकलेगा मेरे बच्चों? वेट ऑफ Na2C2O4 डिवाइड बाय वेट ऑफ सैंपल इंटू 100। सैंपल का वेट बताओ बेटा, 0.268 डिवाइड बाय, आई थिंक 0.5 दिया था मैंने आपको, इंटू 100। कितना आया बच्चों आंसर? बताओ। 53.6%, यही आया था आंसर। बहुत बढ़िया। तो ये जो मैंने आपको सिखा रहा था, समझा रहा था, उसके प्रॉब्लम आपसे आराम से सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है? किसी बच्चे कोई दिक्कत इसके अंदर? अभी किसी बच्चे कोई दिक्कत हो तो पूछ लो मेरे से, इस प्रॉब्लम में कोई दिक्कत? नो प्रॉब्लम, वेरी गुड। कोई दिक्कत? कोई स्टेप समझ में नहीं आया हो भाई साहब? पढ़ने वाले बच्चों की सोडियम सर मदद करते हैं, और नहीं पढ़ने वालों को डांटते हैं, या सिली मिस्टेक करने वालों की डांट पड़ती है। चलो अगला क्वेश्चन लिखो। अगला थोड़ा सा अलग तरह का प्रॉब्लम है, मैच करते हुए प्रॉब्लम नहीं कराऊंगा, ठीक है? आराम से सुनिए जो मैं लिख रहा हूं। एक्स इज द वॉल्यूम स्ट्रेंथ of H2O2 solution
Okay, and this solution is diluted to 20 times, 20 times, ठीक है, was titrated against standard solution of KMNO4, ठीक है, 100 ml of this dilute solution, sorry, 10 ml of this dilute solution required 20 ml of 0.1 N KMNO4, ठीक है, फाइंड या कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एक्स, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एक्स, मतलब काम की बात यह कि आपको H2O2 की वॉल्यूम स्ट्रेंथ बतानी है। अब इसमें मैंने कहीं टेम्परेचर वगैरह नहीं लिखा है, तो जैसा मैंने क्लास में पढ़ाया उसके हिसाब से आप क्या करोगे वो आपको मालूम होना चाहिए कि अगर एग्जामिनर ने टेम्परेचर नहीं दिया तो हम क्या मानेंगे, 273 केल्विन और 1 बार, ठीक है ना, एसटीपी लेंगे। वेरी गुड, तो हमको ये प्रॉब्लम एसटीपी पर सॉल्व करना है। किसका सॉल्व करना है? एसटीपी पर सॉल्व करना है। चलो अब लगाओ दिमाग सब बच्चे, कोशिश करो, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मैं डेटा पढ़ लेता हूँ एक बार भाई साहब, चश्मे से गलत पढ़े तो दिक्कत हो जाएगी। आंसर सबका एक जैसा नहीं आ रहा है। 22.6, ये किसका आंसर आ रहा है भाई? 22.6 कहां से आ जाएगा इसमें आंसर? वेरी बैड। 2.27, 22.7, 22.6, ये आंसर आ रहे हैं भाई बच्चों के। चलो चेक कर लेते हैं बच्चों, तो देखिए यहां पर चेक कर लेते हैं, ठीक है ना। सॉल्यूशन जिनको नहीं आया वो देख लें आराम से कि सर मिली इक्विवेलेंट ऑफ H2O2 सॉल्यूशन, लेकिन कौन सा? डाइल्यूट सॉल्यूशन। तो मिली इक्विवेलेंट ऑफ H2O2 इन डाइल्यूट सॉल्यूशन किसके बराबर हो गया बेटा? मिली इक्विवेलेंट ऑफ KMNO4 के बराबर। आप बोलोगे यस सर। अब KMNO4 के मिली को डायरेक्ट दे रखे, एग्जामिनर ने डायरेक्ट नॉर्मलिटी दे रखी है, दिमाग ज्यादा लगाने की जरूरत ही नहीं है। 20 × 0.1, तो कितना हो गया? 2।
आप बोलोगे बात तो सही है सर। अब आप ये बताओ कि आपने इसका वॉल्यूम कितना यूज किया, तो आप बोलोगे सर 10 ml। तो 10 × इसकी नॉर्मिटी को मेरे बच्चों अपन n मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? n। तो इसकी नॉर्मिटी कितनी आई आप बताओ देख करके आराम से। इसकी नॉर्मिटी कितनी आई मेरे प्यारे बच्चों? 0.2 आई। आप बोलोगे यस सर 0.20। लेकिन ये कौन से सॉल्यूशन की आई? जो डाइल्यूट सॉल्यूशन था, जिसका आपने 10 ml का सैंपल लिया था। अब आप मुझे बताओ, आपने उस सॉल्यूशन को 20 टाइम्स डाइल्यूट किया था, जिसकी वॉल्यूम स्ट्रेंथ निकाली अपन ने। तो ओरिजिनल सॉल्यूशन की नॉर्मेलिटी कितनी हो जाएगी जल्दी बताओ देख करके। ओरिजिनल सॉल्यूशन की नॉर्मेलिटी क्या हो जाएगी? है ना? या फिर आप यहां पर आप चाहें तो नॉर्मेलिटी को मोलारिटी में कन्वर्ट कर सकते हैं, ये भी अपने को आना चाहिए, कोई बुराई नहीं है मेरे बच्चों। यस और नो? ठीक बात है। तो आपको जैसे अच्छा लगता है वैसे कर लें, कोई दिक्कत नहीं है। तो आराम से देखिए, तो यहां पर चॉइस आपकी है। आप चाहें तो इस नॉर्मलिटी को मोलारिटी में कन्वर्ट कर लें, जैसा आपको अच्छा लगे कर लो कन्वर्ट। तो नॉर्मलिटी इज इक्वल टू क्या होता है बेटा? नॉर्मलिटी इज इक्वल टू मोलारिटी इंटू एन फैक्टर। आप बोलोगे यस सर, ये लीजिए। नॉर्मलिटी अभी कितना आया था बेटा? 0.2 शायद। मोलारिटी निकालते हैं, एन फैक्टर कितना होता है? एन फैक्टर जब रिएक्ट करेगा रिडॉक्स में 2, तो मोलारिटी की वैल्यू, एक मिनट मैं चेक कर लूं, 2 आई थी, कितनी आई थी मुझे ध्यान नहीं है अभी। 0.2, ठीक है। तो 0.2 डिवाइड बाई दिस कितना आ रहा है मोलारिटी? चेक करना बच्चों, मोलारिटी कितना आया? पॉइंट, मैं कुछ गड़बड़ तो नहीं कर दी अपन ने? तो नॉर्मलिटी इज इक्वल टू मोलारिटी इंटू एन फैक्टर। तो यहां पर अपन आराम से, ये आ गया मोलारिटी 0.1 है। लेकिन अब प्रॉब्लम क्या है कि मोलारिटी ऑफ ओरिजिनल सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा। तो मोलारिटी ऑफ ओरिजिनल सॉल्यूशन, पीछे का डेटा क्या बोल रहा है बेटा? ओरिजिनल सॉल्यूशन किससे मल्टीप्लाई करूं देख के बताओ। 0.1 इंटू, चेक करना पड़ेगा मेरे को, किससे? 20 से? श्योर? श्योर। तो ये 2m आ जाएगा। तो 2m आ जाएगा। अब फिर आपको याद होगा, मोलारिटी ऑफ H2O2 सॉल्यूशन किसके बराबर होता है बेटा? वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 डिवाइड बाय क्या लिखूं मेरे बच्चों? तुम बताओ, तुम बताओ। 11.35। चलो बहुत बढ़िया। तो 2 इज इक्वल टू, वॉल्यूम स्ट्रेंथ को हम क्या बोल रहे हैं? x डिवाइड बाय 11.35। तो आपका जो आंसर है वो कितना आना चाहिए? 22.7। तो ये कई बच्चों का 22.6 क्यों आ रहा था भाई? क्यों रे, ये 22.6 2.27 क्यों आ रहा था? कई बच्चों ने 2.27 लिखा, कई बच्चों ने 2.26, कई ने 22.6। कुछ भी चलता है क्या? अरे 1 एटीएम लोगे तो 11.2 आएगा ना। 1 एटीएम लोगे तो 11.2 आएगा, तो फिर उनका आंसर 22.4 आना चाहिए था। ठीक बात है। तो चलो कोई बात नहीं, गलती से टाइप हो गया होगा, कोई बात नहीं। हाँ, तो ये प्रॉब्लम हुआ। चलो एक और करवा दें, अभी तो टाइम है हमारे पास। एक अच्छा प्रॉब्लम और सोल्व करें आप। इस प्रॉब्लम में कोई दिक्कत? इस प्रॉब्लम में किसी बच्चे को कोई दिक्कत? समझ में आ रहा है क्या हो रहा है? अरे क्यों रे मेरे बच्चों, समझ में आ रहा है? वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और सीखो, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और सीखो क्लास के अंदर। कि मान लीजिए, अब चैट बॉक्स में मत लिखो रे, चैट बॉक्स में मत लिखो, थोड़ी देर मत लिखो, सुनो आराम से। मान लो मेरे पास एक नया कॉन्सेप्ट दे रहा हूं, मिक्सचर ऑफ ए एंड बी है ना? मिक्सचर ऑफ ए एंड बी है, और ये सी से रिएक्ट करता है। मान लीजिए दोनों रिएक्टिव सब्सटेंसेज हैं, मिक्सचर ऑफ ए एंड बी है, और ये रिएक्ट करता है, इज रिएक्टेड विद सी। अब होता क्या है मेरे बच्चों, कि हमको देखना पड़ता है कि ए और बी में दोनों जो रिएक्टिव सब्सटेंसेज हैं, उनका रिएक्शन ए से, ए और बी का सी से होता है कि नहीं होता है। क्या पता सी का रिएक्शन केवल ए से होता हो, बी से नहीं होता हो। तो जैसा केस होगा वैसे हम सॉल्व करते हैं। मान लीजिए दोनों रिएक्टिव हैं, इफ ए एंड बी बोथ रिएक्टेड विद सी, बोथ रिएक्टेड विद सी। आप बोलोगे
ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। तो जैसे मान लो आपके पास कोई एक सॉल्यूशन है, ठीक है, जैसे आप मान लीजिए आपके पास कोई सॉल्यूशन है, फॉर एग्जांपल कोई जरूरी नहीं कि रेडॉक्स हो, नॉन रेडॉक्स भी हो सकता है। तो मान लीजिए आपके पास जैसे HCl और HNO3 है, कोई दिक्कत नहीं है। मान लो इसकी मोलारिटी M1 है, इसका वॉल्यूम V1 दे रखा था, इसकी मोलारिटी M2, इसका वॉल्यूम V2 दे रखा था। वॉल्यूम तो ऐड हो जाता है वैसे ही, आप जानते हो। अब इस C से रिएक्ट कर रहा है, और C कौन है? C है हमारा यहाँ पर NaOH, और इसकी जो मोलारिटी है मान लो M3 और इसका वॉल्यूम V3 यूज होगा सपोज। तो इनकी रिएक्शन जब होगी तो आपको समझ में आएगा कि इसको बोलते हैं एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन। तो आप आराम से इत्मीनान से लिखो, क्या लिखोगे आप? मिली इक्विवेलेंट ऑफ HCl प्लस, क्योंकि NaOH दोनों से रिएक्ट करेगा, मिली इक्विवेलेंट ऑफ HNO3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? इसको मोल से भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इज इक्वल टू मिली इक्विवेलेंट्स ऑफ NaOH। सबके एन फैक्टर 1 होंगे, तो आप आराम से इसको ऐसे कर सकते हो, N1V1 प्लस N2V2 इज इक्वल टू N3V3। ऐसे भी कर सकते हैं अपन। ओ सॉरी, कट गया यार ये। N3V3। तो हम ऐसे प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। और मान लो अगर इन दोनों में से कोई एक ही रिएक्टिव होता तो कोई बात नहीं, वही बताता हूं मैं आपको। आराम से पहले इसको लिख लीजिए, कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब मान लीजिए मेरे पास जो मिक्सचर है वो अलग तरह का है दो सब्सटेंस। मान लीजिए ये है मिक्सचर, ये रिजल्टेंट सॉल्यूशन है, इसके अंदर कौन कौन है? एक तो HCl है मेरे बच्चों, और एक इसके अंदर KNO3 है, और इसको मैं रिएक्ट करवा रहा हूं NaOH से। तो अपन पागल तो है नहीं, अब समझते हैं, तो सॉल्ट है, ये न्यूट्रल सॉल्ट है। और HCl जो है वो रिएक्ट करेगा किससे? KNO3 से। तो आपको समझ में आना चाहिए कि इस सिचुएशन में जब रिएक्शन होगी तो केवल ओनली HCl इज रिएक्टेड विद NaOH। ठीक है, KNO3 तो न्यूट्रल सॉल्ट है बेटा, तो अपन मोल में पढ़ा हुआ अपन है, ओनली HCl इज रिएक्टेड विद NaOH। तो इस केस में आप क्या करोगे मेरे बच्चों? मिली इक्विवेलेंट ऑफ HCl इज इक्वल टू मिली इक्विवेलेंट ऑफ NaOH, क्योंकि यहां पर NaOH केवल HCl से यूज करने में कंज्यूम होगा। कॉमन सेंस बहुत अच्छा है आपके पास। यहां पर क्या था? दोनों थे, दोनों के मोल्स दे देंगे या मोलारिटी वॉल्यूम दे देंगे कि हमने उनको मिक्स करके रिजल्टेंट सॉल्यूशन बनाया। वो सब अपन ने आयनिक पढ़ा हुआ है, अपन ने केमिकल सॉरी मोल पढ़ा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो यहाँ NaOH दोनों से रिएक्ट करने में कंज्यूम होगा, इसलिए मिली इक्विवेलेंट ऑफ HCl प्लस मिली इक्विवेलेंट ऑफ HNO3 इज इक्वल टू मिली इक्विवेलेंट ऑफ, क्या लिखेंगे बच्चों? NaOH लिखेंगे। ओके। और जबकि यहां पर अगर हम देख रहे हैं तो मिक्सचर है HCl और KNO3 का, NaOH है, तो बेटा KNO3 तो न्यूट्रल सॉल्ट है, ये थोड़ी रिएक्ट करता है। TM3 न्यूट्रल सॉल्ट है, तो आराम से लिखिए ओनली HCl इज रिएक्टेड विद NaOH। तो हम इक्विवेलेंट पॉइंट पर न्यूमेरिकल को इस तरीके से सॉल्व करेंगे, कहां पर? एट इक्विवेलेंट पॉइंट। तो ये भी एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। टाइम देख लेता हूं बच्चों। अरे तुम्हारी दिक्कत तो नहीं है? 2 4 5 मिनट ज्यादा हो जाएंगे तो पूछ लेता हूं बच्चों से। क्यों रे, खाना खाने की भूख भूख तो नहीं लग रही है? क्यों रे मेरे बच्चों, एक क्वेश्चन और कर लें? एक क्वेश्चन और कर लें क्या? एनके सर की क्लास है, कितनी बजे क्लास है बेटा एनके सर की? एक क्लास और है, ओ हो 8:15 ये क्या यार? तो आज संडे को क्लास कैसे आ गई एनके सर की यार? क्यों संडे को कैसे क्लास आ गई सर की? स्पेशल क्लास है? ओ हो, तो स्पेशल क्लास है। एक क्वेश्चन हो जाएगा यार चाहो तो, नहीं तो कोई बात नहीं फिर। मेगा की नहीं है तो फिर क्यों परेशान हो रहे हो? तो एक काम करता हूं, चलो कोई बात नहीं, अपन एक क्वेश्चन देता हूं, आप उसको नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करके ले आना, ये तो कर सकते हो? अरे ये तो कर सकते हो ना फटाफट, फिर अपन क्लास छोड़ देंगे, ठीक? ये तो कर लोगे? हाँ ये ठीक है। और आप क्या करना, मैं आपको एक छोटा सा होमवर्क दे रहा हूं, आप ट्राई करना उसको, है ना? पर मेरे को आपको शीट डालनी पड़ेगी।
मैं चलो शीट अपलोड करता हूं फिर आपको, है ना। तो शीट के अंदर मैं आपको शीट अपलोड कर दूंगा, ठीक है ना। शीट के अंदर क्वेश्चन बैंक होगा मेरे बच्चों, उसके अंदर आप 1 से लेकर 11 तक ट्राई करना, ठीक है ना, या 1 से 10 ही कर लेना, हटाओ 1 से 10 कर लेना आप, ठीक है। क्वेश्चन बैंक में आप 1 से 10 ट्राई कर लेना। और उसके अलावा 1 मिनट बच्चों, शीट देख रहा हूं मैं, आपको शीट मिलेगी एक, और इन प्रॉब्लम को भी ट्राई करना है एक बार। ये तो क्वेश्चन बैंक में है, और एक एक्सरसाइज 1 अलग है, उसके अंदर आप ट्राई करना, आपको आ जाएंगे मेरे ख्याल से 1 to 6 ट्राई करना, 1 to 6 ट्राई करना, ठीक है। तो ये तो हो गया अपना होमवर्क नेक्स्ट क्लास का, ठीक है ना। अब मैं आपको एक क्वेश्चन और देता हूं, ठीक है ना, तो उससे क्या मुझे वो क्वेश्चन जो है फिर वो लिखना नहीं पड़ेगा यार, है ना। तो मैं एक क्वेश्चन लेता हूं, फिर मैं आपकी क्लास छोड़ दूंगा, ठीक है ना। तो वो क्वेश्चन भी लिख लें आप, और नेक्स्ट क्लास में उसका आंसर आप सॉल्व करके आना, फिर बताऊंगा मैं, ठीक है ना। तो वो क्वेश्चन लिख लीजिए आप। 1 ग्राम of iron ore containing 50% ferrous and ferric ion and rest 50% impurities, ठीक है ना। impurities dissolved in concentrate HCl solution, concentrate aqueous solution, okay, HCl solution 1 gram of but is dissolved in concentrated solution, fine, treated with was treated with 5 ml of m by 10 K2Cr2O7. Find the percentage of Fe3 plus ion in ore sample. Find the percentage of Fe3 plus ion in ore sample. ठीक है, ये आपको क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करके लाना है ना। हाँ, मेरे पास I11 है, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम आपको नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करके लाना है, और छोटा सा जो होमवर्क दिया है ये क्वेश्चन भी नोट कर लो बेटा, और ये होमवर्क भी आप ट्राई करें, ट्राई करेंगे तो मेरे ख्याल से आपको आ जाएगा, है ना। मैं आपको शीट अपलोड कर दूंगा, ठीक है, और ये क्वेश्चन भी आप आराम से नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करके लाएं। हाँ, आप अगर चाहें तो मैं एक चेंज कर सकता हूं अपने अंदर, चाहता तो नहीं हूं, अगर आप चाहें तो मैं चुपचाप से आपको प्रॉब्लम बता दिया करूंगा बिना डांटे। मैं भी अपने आप को प्रोफेशनल पर्सन में कन्वर्ट कर सकता हूं अगर आप चाहें तो, ठीक है। आप अगली क्लास तक सोच के बता देना, जिन जिनको डांट पड़ती है, अगर उनको डांट बिल्कुल नहीं खानी है कि हम सर प्रोफेशनल पर्सन से पढ़ना चाहते हैं, तो बताना मेरे को अगली क्लास तक सोच के, तो अपन आपके लिए ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। आराम से सोच लीजिए, तब तक खुश रहिए, मस्त रहिए। अपनी अगली क्लास कब होगी बच्चों? थर्सडे होगी। नेक्स्ट क्लास हमारी थर्सडे को है, नेक्स्ट क्लास अपनी कब है? थर्सडे को है, अब याद है। तो आपको टाइम भी मिल रहा है, आराम से आप होमवर्क सॉल्व कर सकते हैं। खुश रहें, मस्त रहें मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। अब आप सर की क्लास कर लीजिए, खाना खा लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों, जय हिंद, खुश रहें, मस्त रहें। हाँ, आप मेरी बुक में से भी थोड़े बहुत प्रॉब्लम सॉल्व करना स्टार्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं उसमें ना, स्टार्ट कर सकते हैं, है ना। थैंक यू, गुड बाय, जय हिंद, खुश रहें।